Okay guys, let's begin this lecture with regard to your DD। ठीक है, तो अपन अब DD का रिवीजन करेंगे बेसिक्स का। ठीक है, तो ये लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 23/1/2026 को कर रहा हूँ, है ना। तो डेफिनेटली ये मई 26 के लिए एप्लीकेबल है और उसके बाद वालों के लिए एप्लीकेबल है। उससे पहले वालों का तो कोई काम ही नहीं है। एक्चुअली ये फुल्ली अमेंडेड रहेगा क्योंकि ठीक है, ये स्पेशली मई 26 के एग्ज़ाम के हिसाब से ही बना रहा हूँ मैं। तो मई 26 और उसके बाद वालों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो अपन जो कुछ भी पढ़ेंगे ना वो फाइनेंस एक्ट जो अपने ऊपर एप्लीकेबल होगा उसी का देखेंगे अपन। अपन अब पिछला वाला सब भूलेंगे। अपने को क्या जो भी कुछ रेटेड अमेंडेड रेट्स अमेंडेड है वही अपन सारी चीज़ें देखेंगे। तो ठीक है, अपन फालतू का डिस्कशन नहीं करके और अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं बेसिक्स में भी ऐसा देख रहा हूँ कि मतलब चाहता हूँ कि जितना हो सके मैक्सिमम चीज़ें अपन कवर कर ले। मतलब मैक्सिमम चीज़ें इन द सेंस कि इसको भी अपन थोड़ा डिटेल्ड करने की कोशिश करते हैं। अपन इसमें क्या करेंगे, चीज़ों को डायरेक्टली समझेंगे नहीं, बट ठीक है अपन थोड़ा सा टचअप दे देंगे जो अपने काम की होगी। कि ठीक है, अगर कोई फर्स्ट टाइम भी देख रहा है तो थोड़ा बहुत तो उसको समझ में आ जाए। और अपन कैलसी वगैरह लेके बैठेंगे क्योंकि डेफिनेटली अपन टैक्स वगैरह निकालना सीखेंगे सीखेंगे। ठीक है, तो मैं जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है या तो मैं क्या है ना कि जो कंसेशनल टैक्स रेट है या फिर जो स्पेशल टैक्स रेट्स हैं अपनी इनकम टैक्स के अंदर उस वाले का पार्ट 2 लेके आऊँ। या फिर हो सकता है कि ये वाला मैं पार्ट रिकॉर्ड कर दूं और उसी के पीछे ही पार्ट 2 लगा दूं। ठीक है, तो अगर मैं पार्ट 2 एक ही साथ देता हूँ तो हो सकता है लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि लेक्चर लंबा हो गया है तो क्या है ना कि फालतू अपन डिस्कशन कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है ना, अपन है ना फाइनेंस एक्ट के हिसाब से भी अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और 115 बी एस सी बी ए बी ए बी ए बी बी एस सी बी ए डी बी ए जो अपने कंसेशनल टैक्स रेट है उनके हिसाब से भी अपन क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे। ठीक है, और वो उनकी जो टैक्स रेट्स वगैरह है वो सारी अमेंडेड वाली ही पढ़ लेंगे। ठीक है, और तो मैं क्या बताऊँ अब आपको। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। तो अपन लेट नहीं करके अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन एक्चुअली जो पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्सेशन, है ना। तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है मतलब क्या पढ़ना है। सो डायरेक्ट टैक्स में क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स में अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे क्या। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर है ना अपन इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ते। एक्चुअली क्या है ना कि अपन पूरा इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं। तो सर लॉ और एक्ट में क्या फर्क है। तो एक्ट तो क्या है, ऐसा समझो कि आपकी एक बुक जो होती है ना, ठीक है, स्टार्टिंग में जब इनकम टैक्स एक्ट आया होगा एक बुक बना दी होगी, उस बुक को लिख डाला होगा। ठीक है, तो अब उस बुक को लिख डाला तो वो अब पूरा इनकम टैक्स एक्ट शो कर रही है वो बुक। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अपन इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं तो अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे क्या, तो एक्ट पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। पर क्या है ना, इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को है ना एक एनुअल फाइनेंस एक्ट दे रखा है, तो अपन है ना वो इसके अंदर नहीं दे रखा है, वो हर साल नया आता है फाइनेंस एक्ट। तो अपन हर साल अमेंडेड वाला पढ़ते हैं। तो अपन इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ेंगे, कोई भी सर्कुलर नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे, या फिर कोई भी लीगल डिसीजन जो कोर्ट्स टाइम टू टाइम देता रहता है ना। कोई क्वेरी आ जाती है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो क्या है ना कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपना कोई जजमेंट दे रहा है, हाई कोर्ट अपना कोई जजमेंट दे रहा है। ठीक है, तो उसके क्या हो जाए, जो डिसीजंस होते हैं वो अपने काफ़ी काम में आते हैं, ताकि क्या है ना अपन को रेफर करना रहता है कि वापस ऐसा कोई सेम केस आता है तो अपन क्या है ना वो जो पुराना जो जजमेंट दिया था अपन उसका क्या है ना कि वो कोरिलेट करके उसका जजमेंट अपन टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके बिहाफ पे कि पहले भी ऐसा किया गया था तो अभी भी आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा अपन जज को बोल सकते हैं ना। तो वो भी अपन लेते हैं। तो अगर इनकम टैक्स में ऐसा कोई सिचुएशन बनती है तो अपन उनको कंसिडर करते हैं। तो इसलिए क्या है ना कि जो लेटेस्ट डिसीजंस वगैरह आते हैं, लेटेस्ट इन द सेंस कि जो पास्ट में भी जो भी रहे हो डिसीजंस वगैरह रहते हैं तो उनको भी अपन करते हैं। तो लो पूरा मतलब बहुत बहुत बड़ी वाइडर टर्म है। इनकम टैक्स एक्ट तो उसका छोटा सा एक नन्हा मुन्ना बच्चा है। ठीक है, तो अपन पूरा लॉ पढ़ेंगे, अपन बड़ी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट आएगा क्या, तो हाँ एक्ट भी आएगा, एक्ट भी आएगा। ठीक है, उसके अंदर सर्कुलर्स भी आएंगे, नोटिफिकेशंस भी आएंगे, फाइनेंस एक्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा। ओवरऑल क्या है ना कि हमें बादशाह है, हमको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा सर, बहुत 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 कुछ बड़ा हो जाएगा। देखो डीटी है अच्छा वास्ट सब्जेक्ट है, इट डजेंट मीन कि कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट तो करें अभी। ठीक है, तो इनकम टैक्स लॉ पढ़ना मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने का है, मतलब सर एक इतनी बुक पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट की, लॉ में इतना पढ़ना पड़ेगा। हाँ ऐसा भी कुछ नहीं है, इतना भी नहीं पढ़ना है। ठीक है,
अपने पास 3-4 बुकें हैं, उसका कंटेंट पढ़ना है। उसका भी कंटेंट क्या है ना कि वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है अपने पास। जो अपने मॉड्यूल्स आते हैं ना, मतलब 3 मॉड्यूल्स तो अपने डीटी के और शायद एक जो अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन का मॉड्यूल्स, दल्लाट 2-2.5 हज़ार पेज। तो क्या है ना, इतने इतने नहीं पढ़ने रहते एक्चुअली। इतना कंटेंट है उसके अंदर से, अपने को क्या है ना कि जो अपने काम का है वो पढ़ना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन पर्सन्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो पर्सन्स कितने टाइप्स के होते हैं? पर्सन होते हैं 7 टाइप्स के। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, और फिर फर्म, एलएलपी और कंपनी। ठीक है, जिस सीरीज में मैं बोल रहा हूँ उसी सीरीज में याद रखना, मतलब समझना, जिस सीरीज में मैं बोल रहा हूँ उसी सीरीज में याद रखना। तो तुमको क्या होगा कि आगे बेनिफिट होगा। मैंने बोला फर्स्ट पे इंडिविजुअल, सेकंड पे एचयूएफ, फिर बोला मैंने एओपी, बीओआई, फिर मैंने बोला एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, फिर बोला मैंने फर्म, फिर बोला मैंने लोकल अथॉरिटीज, फिर बोला मैंने कंपनीज। ठीक है, तो सर एक्चुअली ये सीरीज आपने ऐसे क्यों बता रहे हो? तो उसका है ना एक सिंपल रीजन है कि जब भी कोई टैक्स रेट्स निकालते हैं ना, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इनकी क्या है ना सेम रहती है। ठीक है, फिर फर्म और एलएलपी की सेम रहती है, और फिर कंपनी की अलग रहती है। ठीक है, और उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी रहती है, वो अलग अपन देख लेंगे तब जब आएगी तब। ठीक है, तो जो 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं, इनके अंदर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी। ठीक है, अब ये एओपी, बीओआई जो मैं बोल रहा हूँ ना, 3rd नंबर पे जो लिखा है, ये 2 नाम अलग अलग है लेकिन आते एक के अंदर ही है ना। ठीक है, मतलब एक बाप की 2 संतान समझ लेना, इसको ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो ये है ना 2 अलग अलग नाम है लेकिन है एक ही चीज, एओपी, बीओआई। एओपी का मतलब होता है आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन, बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, और एक होता है एजेपी, एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो एक्चुअल में सर ये होते क्या है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो देखो एक्चुअल में क्या होते हैं, इंडिविजुअल को तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इंडिविजुअल इंसान इंसान, ठीक है, जो भी बोलता चलता है ना एकदम बिल्कुल, जिसका दिमाग खुरापाती हो सकता है, वो होता है इंडिविजुअल। ठीक है, फिर भी अपन देख लेते हैं, इसी के अंदर देख लेते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल दे रखा है ये, और ठीक है, एन इंडिविजुअल मीन्स है ओनली ए नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बींग है ना, ह्यूमन बींग होना जरूरी है। ठीक है, ह्यूमन बींग होना जरूरी है, इंसान होना जरूरी है भाई, सब सांस वास ले, ऐसा ऐसा बंदा होना चाहिए। ठीक है, फिर एचयूएफ, एचयूएफ मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको बोलते हैं अपन, एचयूएफ। फिर ठीक है, इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया। फिर अपन आते हैं कंपनीज के ऊपर। कंपनीज का नहीं देखे, पहले अपन एओपी, बीओआई का देख लेते हैं ना। जनरली क्या होता है ना कि बहुत से लोगों को पता होता है कि एओपी और बीओआई होते हैं, पर एओपी और बीओआई होते क्या है ये नहीं पता होता है। ठीक है, मतलब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारा भाई खुद खुद जो तुम्हारा भाई इधर बैठा है ना, इसको भी नहीं पता था इतना। ठीक है, कि एओपी बीओआई क्या होता था। ठीक है, बाद में मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला था कि हाँ एक्चुअली में एओपी बीओआई ये होता था। तो मुझे पता है कि बहुत से लोगों को खाली का सिर्फ नाम पता है कि एओपी बीओआई होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा नहीं पता है। तो अपन एक बार देख लेते हैं छोटा मोटा सा क्या होता है एओपी बीओआई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहा गया, फॉर्म आ गया, ये हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ना। ये होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इसका मतलब क्या होता है कि अपने पास 7 टाइप्स के पर्सन है। कौन कौन है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, फिर होता है फर्म, फिर होता है अपना लोकल अथॉरिटी, और फिर होता है कंपनीज। तो ये जो 7 पर्सन है ना, इनमें से कोई भी 2-3 पर्सन का कॉम्बिनेशन बना के निकाल लो, और वो कॉम्बिनेशन बना के कुछ भी काम करो तो उसको अपन बोलते हैं आरटी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मिस्टर यस एक इंडिविजुअल है, एबीएन कंपनी एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी है, मतलब एक इंडिविजुअल, एक फर्म और एक कंपनी ज्वाइन टुगेदर टू कैरी ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ठीक है, तीनों मिलके एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कर रहे हैं। ठीक है, एक पार्टनरशिप बना के, अदर देन एज ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब अदरवाइज देन ए पार्टनरशिप फर्म, वॉट एवर जो भी है ये, मतलब ये 3 लोग मिला के एक चीज बना रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो सर फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या आएगा? एक्चुअली बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ऐसा है कि इंडिविजुअल्स का मतलब तो आपको पता ही है ना, इंसान, खुरापाती इंसान। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अलग अलग इंसान आएंगे, और अगर कोई कुछ बनाते हैं, अलग अलग इंसान आके कोई ग्रुप बनाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो एओपी और बीओआई में फिर डिफरेंस क्या है? तो इन केस ऑफ बीओआई,
ओनली इंडिविजुअल कैन बी मेंबर। बीओआई के केस में इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, और एओपी के केस में जो 7 पर्सन अपन ने पढ़े ना, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, फर्म, लोकल अथॉरिटी और कंपनी, ये कोई भी पर्सन होते हैं वो एओपी के अंदर अपना मेंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरे को मैं समझा पाया हूँ आपको एओपी बीओआई क्या होता है। इतना ज़्यादा अपने रिलेवेंट है नहीं एग्जाम के लिए, मैं तो क्या है कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा था। ठीक है कि कल को अपन कभी यार इंटरव्यू वगैरह के लिए जाए, पता चले कि मुझको एओपी बीओआई नहीं आ रहा तो किस शर्म की बात होगी। ठीक है, फिर अपना आता है अपना एक एजेपी आता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो एजेपी क्या होता है, ये जो कोर्ट्स वगैरह बनती है ना, जैसे देखो बार काउंसिल, यूनिवर्सिटीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, जब मतलब यूनिवर्सिटीज जो बनती है, बार काउंसिल जो बनती है, उनको अपन एजेपी बोल देते हैं। ठीक है, तो अपने क्या हो गया, 4 नाम हो गया। एक तो इंडिविजुअल्स पता चल गया आपको, इंसान, फिर हो गया एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी बीओआई, फिर हो गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फिर आता है फॉर्म्स। ठीक है, तो फॉर्म्स के अंदर क्या होता है कि फॉर्म इंक्लूड एलएलपी होता है ना। फॉर्म यानी कि जो भी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो भी बनता है उसको अपन फॉर्म बोल देते हैं, या फिर जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी जिसको बोलते हैं ना अपन, एलएलपी जो भी होती है वो फॉर्म के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है सर, तो अपन को फॉर्म भी पता चल गई है। फिर अपन को लोकल अथॉरिटीज पता लगता है। लोकल अथॉरिटीज क्या होती है, वो जो म्यूनिसिपल पार्टीज वगैरह होती है ना, म्यूनिसिपल और लोकल फंड्स जो अपने यहाँ पे नगर परिषद, नगर पालिका वाला काम करती है, वही वही चीज है ना, तो वो लोकल अथॉरिटी के अंदर आ जाता है। फिर आ जाती है कंपनी। अब कंपनी क्या होती है, ठीक है, तो कंपनी वैसे तो आप कंपनी सेक्टर के अंदर पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ क्लासेस ऑफ कंपनीज, ये थोड़ा नीचे हो गया, अपन ऊपर देखेंगे। कंपनी क्या होती है, कंपनी 2 टाइप की कंपनी होती है। ठीक है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी और दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। अब डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी वो जिसका फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन क्या हुआ हो कंपनी सेक्टर के अंदर हुआ हो 1956 के अंदर, और उसका जो ऑफिस का लोकेशन हो वो भी कहाँ पे हो, इंडिया के अंदर। यानी कि उसका फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन कंपनी सेक्टर के अंदर हुआ हो और उसका जो ऑफिस हो वो भी कहाँ पे हो, इंडिया के अंदर हो। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, डोमेस्टिक कंपनी। तो फिर सब फॉरेन कंपनी क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ के जो भी कंपनी दिख रही है वो सब फॉरेन कंपनी है। या तो अपने पास दो ही बन सकती है कंपनी के केस में, डोमेस्टिक या फिर फॉरेन। अगर कोई डोमेस्टिक नहीं है तो वो फॉरेन कहला जाएगी। ठीक है सर, इतना इतना अपन ने समझ लिया अभी तक, मतलब इसे 10-12 मिनट, तो ये अपने कुछ काम में आएगा कुछ नहीं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मुझे लगता था कि बहुत लोगों को क्या है ना कि इन्हीं चीज़ों के बारे में पता नहीं होता था कि 7% क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा समझा दिया। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आपको याद रहे ये चीज़ें कि 7% होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन जो टैक्स रेट्स वगैरह अपन अप्लाई करेंगे ना, वो पर्सन के हिसाब से ही करते हैं ना, कि इंडिविजुअल पे क्या रेट लग रही है, कंपनीज पे क्या रेट लग रही है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब है ना क्लासेस ऑफ कंपनीज, ये देख लेना, क्लासेस ऑफ कंपनी। क्लासेस ऑफ कंपनी के अंदर 2 कंपनीज बनेगी, एक तो डोमेस्टिक कंपनी बनेगी, एक फॉरेन कंपनी बनेगी। अब मैंने डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है ये आपको बता दिया, फॉरेन कंपनी क्या होता है ये भी आपको पता है। ठीक है, फॉरेन कंपनी तो क्या होता है, एक कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी। कोई कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी नहीं है तो वो ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी। अब डोमेस्टिक कंपनी में क्या आएगी, एक तो इंडियन कंपनीज आ जाएगी। ठीक है, और वो कंपनी जो कि ऐसे अरेंजमेंट के लिए बनी है जिसके अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, चार्जेबल इनकम जो कि टैक्स के लिए चार्जेबल थी इंडिया के अंदर, उसमें से अगर डिविडेंड दे रही है कोई कंपनी और वो इंडिया के अंदर दे रही है, तो वो क्या है ना कि वो डोमेस्टिक कंपनी के केस में आ जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा इतना, लेकिन एक बार पढ़ लेना तो ठीक है, माइंड में क्लिक रह जाएगा ये। फिर ठीक है, ये इतनी रामायण अपने को नहीं पढ़नी है, फॉर्म वगैरह अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे 7% समझा दिए हैं मोटा मोटी, लगभग ठीक है 13-14 मिनट के अंदर। अब आपको पता है हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। ठीक है सर, इतना ज़्यादा बेसिक्स भी क्यों बता रहे हो, इतना ज़्यादा बेसिक इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत से लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग ही चली जा चुकी होती है तब तक। या फिर हो सकता है कोई कोई हो जो डायरेक्टली क्या है ना कि रिविजन लेक्चर ही देख रहा हो, तो उसको क्या है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और ये क्या है ना कि सारा मॉड्यूल का कंटेंट है। ठीक है, तो अपन मॉड्यूल के भी थोड़ा टचअप में रहेंगे। तो हेड्स ऑफ इनकम में क्या होती है, एक तो सैलरी होती है, एक हाउस प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, कैपिटल गेन्स होता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। 5 सोर्सेज होते हैं। ठीक है, 5 सोर्सेज की अपन इनकम को इकट्ठा कर लेते हैं तो अपने क्या होती है, टोटल इनकम बनती है ना। इतना तो आपको पता ही होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। फिर क्या है ना कि सैलरीज में से कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता हो, इंटर के अंदर आपने पढ़ा हो, तो अगर अपन है ना
नॉर्मल टैक्स मतलब नॉर्मल रेट जब फॉलो करते हैं तो अपन को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और कंसेशनल वाले में शायद 75,000 मिलता है। ठीक है, ऐसा मुझे भी कुछ याद है थोड़ा थोड़ा, तो अपन आगे देख लेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का अगर अपन 115 बीएससी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो 50,000। अगर कंसेशनल टैक्स रेट यानी 115 बीएससी फॉलो कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड अपन को कुछ एग्जम्पशन छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कब छोड़ने पड़ेंगे वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, इंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स ये अभी छोड़ो। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 30% मिलता है। ठीक है, और म्यूनसिपल जो भी टैक्स अपने पेड किया होता है वो पूरा ही मिल जाता है। ठीक है, और ज़्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। ठीक है, अब इंडिया का मतलब क्या होता है ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट या फिर एवरेज टैक्स रेट। ठीक है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट अपन कैसे निकालेंगे तो उसका एक एग्जांपल देख लो। जैसे कि ये ना, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए हु हैज एक्साइड ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट फ्रॉम डिफॉल्ट regime अंडर 115 BAC is rupees 6 lakhs and tax payable on a including cess is 33,800. The average rate of tax is work out to be 5.63%. ठीक है, अब ये 5.63% कैसे आया, तो अगर आपको कभी भी एवरेज रेट निकालनी है टैक्स की तो आप क्या करोगे। ठीक है, पहले तो ऐसे कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा आपको, है ना, कि बिना कैलकुलेटर उठाए तो आप कभी नहीं निकाल पाओगे। कैलकुलेटर उठाना, उस पर आप लिखना जो भी आपका टैक्स का अमाउंट है, टैक्स का अमाउंट लिखा आपने 33,800। ठीक है, उसको डिवाइड मारना, डिवाइड किससे मारोगे, जो भी आपकी टोटल इनकम आ रही थी उससे डिवाइड मार देना 6 लाख। ठीक है, 6 लाख से करोगे आप डिवाइड तो 0.056333 ऐसे आएगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लेना 100 से तो आपकी 5.63% की रेट आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल सकते हो। इसी के साथ में मेरे को आपको क्या बताना, मार्जिन मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितनी होती है। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट आपको एक मिनट को देखने दो कहाँ पे लिखी हुई है। हाँ ठीक है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट होती है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितनी होती है, एक तो 30% जो कि हाईएस्ट स्लैब रेट होती है अपनी, उसमें 30% होता है। ठीक है, फिर अपन है ना उसमें सबसे हाईएस्ट सरचार्ज जोड़ देते हैं। सरचार्ज कितना जोड़ेंगे अपन, 37%। ठीक है, फिर अपन उसमें क्या जोड़ देंगे, 4%, 4% अपन जोड़ देंगे सेस। तो है ना, ये जो ओवरऑल निकल के आएगी ना रेट, वो ओवरऑल रेट कितनी हो जाएगी पता है आपको, 42.744%, 744%। ठीक है, मतलब मेरे पास क्या है ना, एक्चुअली टाइप करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसको से माउस पॉइंट से लिख रहा था। ठीक है, तो जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो होती है ना, वो क्या है ना, वो तब कभी निकालनी पड़ती है। तो वो कितनी होती है, टोटल मैक्सिमम जो स्लैब रेट के अंदर अपनी टैक्स रेट आती है वो आती है 30%। ठीक है, उसके अंदर अपन जो सरचार्ज जोड़ते हैं, मैक्सिमम सरचार्ज जोड़ सकते हैं अपन 37%। ठीक है, तो आप जोड़ना, अगर आप कैलसी है अगर आपके पास में तो आप 30 लिखना, उसके अंदर आप 37% ऐड कर देना प्लस 4% करना, तो आपको 42.744% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब मैं देखता हूँ आपके इसमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उल्टा शो हो रहा होगा ना। ठीक है, तो मतलब 42.74% आती है। ठीक है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो ये कहीं काम में आएगी क्या, ये कहीं काम में आएगी नहीं आएगी, अपन को आगे देखना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं, फिर अपना कुछ एक कॉन्सेप्ट आता है क्या है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। ठीक है, वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर वो होता है जिसके अंदर इनकम को असेस करके अपन टैक्स देते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर अपन इनकम कमाते हैं। ठीक है, पूरे साल अपन इनकम कमाएंगे और असेसमेंट ईयर के अंदर अपन टैक्स दे देंगे। अब अपने केस में असेसमेंट ईयर क्या है, तो जो अभी प्रेजेंट चलेगा, जिस टाइम अपन एग्जाम देंगे उस टाइम कौन सा असेसमेंट ईयर चलेगा, 1 अप्रैल 26 से लेके 31 मार्च 27 तक का, है ना, वही असेसमेंट ईयर चलेगा अपने लिए। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 तक का। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा कि असेसमेंट ईयर आपका 26-27 हो गया है अब, और प्रीवियस ईयर आपका रहेगा 25-26। ठीक है, अब मेरे को असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर समझाने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ए इज रनिंग ए बिजनेस फ्रॉम 1993 ऑनवर्ड्स, मतलब एक बंदा कोई था, मतलब ए जो था उसने 1993 से अपना बिजनेस चला रखा था। तो डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 26 एंड 27। तो असेसमेंट ईयर अगर 26 27 है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा, बट ऑब्वियसली 1/4/2025 से लेके 31 मार्च 2026। ठीक है, यही तो रहा होगा उसका प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ओके, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं प्रीवियस ईयर निकालने में, कि अगर किसी का असेसमेंट ईयर 26 27 है और किसका बिजनेस बहुत पुराना चल रहा है तो पिछला पूरा साल उसका क्या रहा होगा, प्रीवियस ईयर रहा होगा। पर मान लो किसी ने बिजनेस ही, या किसी ने अपना बिजनेस या प्रोफेशन अगर बीच से स्टार्ट किया था ईयर के, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के लिए अपन ये वाला एग्जांपल देते हैं। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सेट अप हिज प्रोफेशन ऑन 1 जुलाई 2025। किसी ने अपना जो प्रोफेशन स्टार्ट किया है वो 1 जुलाई 2025 को किया है। डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 26 एंड 27। असेसमेंट ईयर 26 27 के लिए उस वाले बंदे का प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो अगर अपन प्रीवियस ईयर बोलते हैं कि 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, तो 1 अप्रैल 2025 को तो उसका बिजनेस था ही नहीं। ठीक है, तो अपन अगर 2 अप्रैल 3 अप्रैल, अरे बिजनेस ही नहीं था, अब बिजनेस तो स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से, तो जो प्रीवियस ईयर काउंट होगा वो प्रीवियस ईयर कहां से काउंट होगा, 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 मार्च 2026। ठीक है, इतना समझ में आया, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये अभी तक जो अपन जितनी भी रामायण करी अपन ने 15-20 मिनट के अंदर, ये बहुत ही बेसिक थी, मतलब बहुत बेसिक, यानी बहुत ही ज्यादा बेसिक से। इनका तो मतलब एमसीक्यू भी शायद ही आए, है ना, एग्जाम में, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, और वो भी फाइनल लेवल पे, फाइनल लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि अपन फाइनल की मॉड्यूल ही पढ़ रहे हैं ये। और मतलब ये जो अपन ने देखा ना बहुत ही बेसिक था। मैंने ये आपको इसलिए बताया है या समझाया है ताकि क्या है ना, कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा हो ना तो उस बंदे के दिमाग में मतलब एकदम चीज़ें आ जाए कि हाँ चलो ठीक है, इतना इतना तो मेरे को आता ही है ना, तो इस ऐसा ही रहेगा अपना पूरा ड्यूटी अपना। ठीक है, तो अब अपने पास क्या होता है ना, कि अपने पास है ना इनकम टैक्स के लिए अपने पास में एक तो फाइनेंस एक्ट है और एक इनकम टैक्स एक्ट है। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट के अंदर अपने को कुछ स्लैब रेट दे रखी है और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ कंसेशनल टैक्स रेट दे रखी है ना। ठीक है, और इनकम टैक्स के टैक्स एक्ट के अंदर कुछ स्पेशल टैक्स रेट भी दे रखी है अपन को। तो जो स्पेशल टैक्स रेट दे रखी है ना, वहां पे तो अपन को स्पेशल टैक्स रेट ही अप्लाई करनी है उस इनकम पे जिसके लिए स्पेशल टैक्स रेट दे रखी है। ठीक है सर, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद जो स्पेशल इनकम को छोड़ने के बाद जो इनकम बच जाती है रेजिड्यू, जिसको अपन जनरल इनकम बोल देंगे कि बची कुछ ही इनकम, अब इस पे क्या टैक्स रेट लगाए, तो उस पे जो अपन टैक्स रेट लगाते हैं या तो वो स्लेब लगाएंगे तो यानी फाइनेंस एक्ट के हिसाब से स्लेब लगा देंगे, या फिर क्या करेंगे कंसेशनल टैक्स रेट लगाएंगे। कंसेशनल टैक्स रेट अपन को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही दे रखी है, जिनका नाम है 115 BAA, BAB, BAC, BAD, BAE। ठीक है सर, ठीक है सर, इतना तो समझ में आया है। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, तो अभी अपन है ना जनरल इनकम के बारे में पढ़ेंगे और जो जनरल रूल होता है वो देखेंगे कि जनरल रूल क्या होता है। और अभी अपन मैक्सिमम जितना भी देखेंगे सारा है ना फाइनेंस एक्ट के रिगार्डिंग देखेंगे कि फाइनेंस एक्ट में क्या होता है, कि जो वो 2.5 लाख वाली स्लेब है ना, ठीक है, तो वो अभी भी एप्लीकेबल है। मतलब बहुत से लोगों को तो ऐसा हो गया होगा जब से कंसेशनल टैक्स रेट्स आई थी ना, तब से ये कि फाइनेंस एक्ट तो गया। हाँ हाँ, 2.5 लाख वाली स्लेब अभी भी चलती है ना। ठीक है, कोई चाहे तो कर सकता है उसके अंदर अपने आप को इनरोल, कि मैं तो भाई पुरानी वाली में ही एकदम बिल्कुल मजे में अपन डोनेशन देते हैं भर भर के। अपन डोनेशन देते हैं तो अपन को तो यार क्लेम चाहिए ना यार। तो क्या है ना कि डोनेशन देने वाले अभी भी वो पुरानी वाली स्लेब फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है डोनेशन वाली। ठीक है, अगर किसी को उधर बेनिफिशियल हो रहा है तो वो वही वाली फॉलो करेगा ना फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो इस वजह से क्या है ना कि पुरानी वाली अभी भी एप्लीकेबल्स है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फाइनेंस एक्ट वाली। तो अभी अपन वही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या पढ़ते हैं अपन। ओके ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं आगे का जनरल रूल है ना। तो जनरल रूल तो वैसे आपको सबको पता ही होता है। जनरल रूल क्या होता है कि असेसमेंट ईयर की, मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर के अंदर अपन टैक्स करते हैं ना। पिछले साल आपने जो भी कमा लिया इस साल आप आ जाओ टैक्स भर दो। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें कोई इश्यू है ना, है क्या किसी को। ठीक है कि नहीं नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एडवांस टैक्स भरते तो हैं अपन। ठीक है, कि सर अपन एडवांस टैक्स भरते तो हैं पिछले साल का पिछले साल में। ठीक है ना यार, वो तो ले रही है गवर्नमेंट, कोई बात नहीं।
बाकी जनरली क्या होता है, ये होता है ना कि असेसमेंट ईयर के अंदर अपन जो टैक्स पे करते हैं वो कौन से ईयर का करते हैं, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो इस रूल का कोई एक्सेप्शन है क्या कि सर पिछले साल ही कमाया और पिछले साल ही टैक्स दे डाला? हाँ तो है ना यार, ऑब्वियसली, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि जनरल रूल का कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन मैंने बनाया है क्या? नहीं, ये मॉड्यूल के अंदर दे रखा है। ठीक है, कि जनरल रूल क्या होता है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्या लिखते हैं यार, मतलब जो पढ़ता है ना डायरेक्टली उसका तो घंटा ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा है। ठीक है, तो मतलब जनरली मैं बता, जनरल रूल ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है उसको असेसमेंट ईयर के अंदर अपन टैक्स मारते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स मार दो, ऐसा कोई कुछ है क्या? हाँ, एक्सेप्शन है इस रूल का। किस रूल का? कि असेसमेंट ईयर के अंदर जो टैक्स मार रहे हैं जिस इनकम पे प्रीवियस ईयर वाली को, उसका कोई एक्सेप्शन। ठीक है, तो उसके क्या है ना, 5 एक्सेप्शन है। ठीक है, तो 5 एक्सेप्शन है, तो क्या याद करने हैं क्या? देखो याद रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ तो अपन नॉन रेजिडेंट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, कुछ क्या मतलब एक ही है, फर्स्ट वाले ही है ना, वो नॉन रेजिडेंट चैप्टर के अंदर भी आता है। ठीक है, तो और बाकी क्या है ना कि बाकी ठीक है वो सिंपल सिंपल है, आपको समझ में आ जाएंगे। अब पढ़ते हैं अपन, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। किसी बंदे का अगर शिपिंग बिजनेस है और वो बंदा कौन है, नॉन रेजिडेंट है, यानी कोई बाहर का बंदा था। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल के साथ समझ लो कि मान लो कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। ठीक है, जो कि जर्मनी में रहती है। ठीक है, तो जर्मनी से इधर आती है इंडिया कभी कभी। अब जर्मनी से इंडिया कैसे आएगी सर? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन बन के। ठीक है, अब वो नाव को कैसे चलाओ मेरे समझ भी नहीं आ रहा था। ठीक है यार, मतलब हाँ ठीक, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे भी नहीं चलेगी यार, ऐसे ऐसे तो गाड़ी चलती है ना यार। ठीक है, और ऐसे तो प्लेन चलेगा। ठीक है, वो नाव में बैठ के आती थी। ठीक है, नाव में बैठ के आती थी, वो कैप्टन थे। ठीक है, जहाज की मतलब जहाज में आती थी, शिप के अंदर है, नाव में नहीं, नाव तो छोटी हो जाती, शिप। शिप में बैठ के आती है इधर। ठीक है, और बहुत ही 1-2 दिन के लिए आती है पूरे साल भर में, और 1-2 दिन रुक के चली जाती है। ठीक है, अब 1-2 दिन में मेरे को बोल देती है कि मैं आ रही हूँ इधर मुंबई में, तो आ जाओ, तो मैं भी चला जाता हूँ मुंबई। तो ऐसा क्या है ना कि जर्मनी से आती है वो, तो जर्मनी से आती है वो 2 दिन यहाँ रहती है। ठीक है, और यहाँ पे रहती है तो लोगों का सामान इधर से डालती है अपने उसमें जहाज के अंदर, शिप के अंदर, और बोझा तोड़ के ले जाती है और लोगों से पैसे ले लेती है। तो अब यहाँ के लोगों का सामान जब बाहर लेके जा रही है तो यहाँ के लोगों से पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब वहाँ पे इनकम टैक्स वाले खड़े रहते हैं, तो वो देख लेते हैं कि यार गजब कर रही है यार, ये तो यार मतलब हद कर दी इसने, तो यहाँ पे आ रही है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और हमारे यहीं से पैसे लेके जा रही है, और अगले साल फिर क्या है ना कि आए नहीं आए इसका भरोसा भी नहीं। ठीक है यार, बाहर का मतलब क्या 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 भरोसा है इनका यार, आए नहीं आए। ठीक है, और तुम तो ये सोचो कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो जर्मनी की नहीं होगी, चाइना की थी। ठीक है, तो अब इनकम टैक्स वालों का ये सोचना है चाइना का माल है, क्या पता अगले साल टिके नहीं टिके। ठीक है, मतलब चाइना की गर्लफ्रेंड थी, अब समुंदर के थ्रू आती है, यहाँ पे 2 दिन रहती है और चली जाती है। अब इनकम टैक्स वाले घबरा रहे यार, ये असेसमेंट ईयर में यार अगले साल तक ये रहे नहीं रहे, इसका क्या पता। ठीक है, चाइना का माल है, कितना टिकेगा। तो वो देखते हैं कि ये अगर यहाँ पे इसने पैसा कमाए, इसने किसी का सामान भर के लेके गई, तो इस पे क्या अभी टैक्स मार देंगे। तो है ना, अगर कोई बंदी या बंदा, ठीक है, शिपिंग बिजनेस कर रहा है, कोई नॉन रेजिडेंट, ठीक है, तो वो अगर इंडिया में आके पैसे कमाएगा तो उस पे उसी टाइम टैक्स लगा देंगे, हाथों हाथ। ठीक है, चाइना का माल है, क्या भरोसा, कल को रह ही नहीं रहे। ठीक है, और अगर कोई पर्सन लिविंग्स इंडिया, पर्सन लिविंग इंडिया मतलब क्या है ना, पर्सन छोड़ के जा रहा है ना। लिविंग इंडिया का मतलब ये नहीं कि यहाँ आगे रह रहा है, पर्सन लीव इंडिया, छोड़ के जा रहा है। अगर कोई बंदा अगर इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो भाई साहब तुम छोड़ के जा रहे हो तो अब तुम्हारा क्या भरोसा, अब तुम तो आओगे नहीं आओगे। ठीक है, तो तुम अभी टैक्स दे दो, मतलब पिछले साल जिस साल में तुमने कमाया उसी साल में टैक्स दे दो, अगले साल का इंतजार नहीं करेंगे। तो एक तो शिपिंग बिजनेस, एक जो छोड़ के जा रहा है। ठीक है, और थर्ड क्या होता है, कभी भी अपन एओपी, बीओआई या एजेपी बनाते हैं ना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और अगर वो पर्पस खत्म हो जाता है तो फिर क्या है ना कि एओपी, बीओआई, एजेपी जो भी बनती है उसको अपन क्या करते थे, खत्म कर देते। तो भाई साहब मान लो कि पिछले साल अपन ने बनाई थी, पिछले साल 2 महीने के अंदर ही काम खत्म हो गया, तो 2 महीने के बाद काम खत्म होने के बाद अपन तो इसको खत्म कर देंगे, जो भी अपन ने बनाई थी ये फर्म, एओपी, बीओआई, एजेपी, इनको अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर इनको खत्म कर देंगे तो भाई साहब ये इनकम टैक्स वाले टैक्स किससे मांगेंगे? तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारी जब बनी हुई है ना तभी तुम टैक्स दे दो।
ठीक है, तुम्हारी खत्म होने वाली है ना, तुमको पता है कि हाँ आप खत्म करेंगे इस 2 महीने के अंदर अंदर, ये लास्ट डेट आ रही है ना, तो इससे पहले तुम टैक्स भर के फिर खत्म करो। ठीक है, तो एओपी, बीओआई, एजेपी इनका जो भी क्या है ना कि फॉर्म हुई थी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या फिर किसी इवेंट के लिए, और अगर वो पर्पस और इवेंट खत्म हो जाता है तो क्या है ना कि उसी टाइम उन पर टैक्स लग जाएगा। ठीक सर, इतना भी समझ में आ गया। अगर कोई पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, अगर 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 इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा अपनी जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर रहा है, वो भी क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसको अवॉइड कर सके। ठीक है, तो मतलब वो देख रहा है, ए वो बैठा बैठा देख रहा है ऐसे, हाँ बेटा सब देख रहा हूँ मैं, एक जमीन इसके नाम कर दी तेने, एक जमीन उसके नाम कर दी तेने, तू बराबर तो है ना ये इसको डाइवर्ट कर रहा है इनकम को, तो क्या है ना तेरे पे टैक्स अभी लगा दूंगा। ठीक है, तो पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ठीक है, तो उस पर लगा देंगे। या फिर कोई बिजनेस बंद हो रहा है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस है ना, कोई अगर बिजनेस बंद होने आ गया है, तो अगर बिजनेस ही बंद हो रहा है तो अपन ऑब्वियसली क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे कि ठीक है ना यार, अब अगले साल कहाँ ये बिजनेस बंद हो जाएगा तो कहाँ ढूंढेंगे लोगों को। तो ये 5 केस है, जिन 5 केसेस की वजह से अपन क्या है ना कि जिस साल में इनकम हो रही है उसी साल में टैक्स लगा देंगे। ठीक है, चाइना वाली गर्लफ्रेंड जहाज लेके आई थी, जहाज लेके जा रही है वापस, टैक्स लगा दो, क्या पता चाइना का माल अगले साल आए नहीं आए, मतलब ठीक ही नहीं। ठीक है, पर्सन लिविंग इंडिया, कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है तो लगा दो। एओपी, बीओआई, एजेपी है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी थी और वो इवेंट और पर्पस खत्म हो गया, टैक्स मार दो। ठीक है, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है टैक्स को अवॉइड करने के लिए तो टैक्स मार दो उसी पे, उसी साल, पिछले साल ही। और किसी का बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया है तो उस पर लास्ट ईयर ही टैक्स मार दो, असेसमेंट ईयर का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि इसके साथ ये 5 चीजें तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि जनरल रूल के एक्सेप्शंस क्या आते हैं। सबसे पहले तो चाइना वाली ठीक है, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। अब चार्ज ऑफ इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है कि ठीक है आप ये पढ़ लेना, फाइनेंस एक्ट है ना अपने पास, और भी बाकी फलाना ढिंगना चीज़ें हैं, तो इतना कोई काम का है नहीं। रेट्स ऑफ टैक्सेस, मतलब रेट्स आएगी, सरचार्ज आएंगे, सेस आएगा। ठीक है, मतलब पहले तो अपन टैक्स लगाएंगे, फिर उसके ऊपर कोई ज़्यादा अमीर होगा तो सरचार्ज लगा देंगे, और सेस तो कंपलसरी है ही सही। ठीक है, तो उसके अंदर अपन को ये दे रखी है, कंसेशनल टैक्स रेट दे रखी है। तो पर अपन कंसेशनल टैक्स रेट नहीं पढ़ के अपन पढ़ेंगे पहले, क्या पढ़ेंगे, हाँ सर बताओ क्या पढ़ेंगे पहले। एक्चुअली अपन जो पहले पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे अपन फाइनेंस एक्ट वाली रेट्स। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट वाली रेट सर वैसे तो क्या है ना कि इसमें अच्छे से दे रखी है। ठीक है, पर मैं देख रहा हूँ कि मैं ना आपको है ना एक अच्छी सी टेबल बना के दे देता हूँ, अगर 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 मेरे इसमें चालू हो गई वो, तो मैं आपको एक अच्छी सी टेबल बना के देता हूँ। उसमें क्या है ना कि कॉम्प्रिहेंसिव एक ही टेबल है जिसके अंदर 60 वालों की भी, जिनकी एज 60 साल है वो वाले भी आ जाएंगे, जिनकी एज, एक ही कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बनाएंगे जिसके अंदर 60 वाले हैं वो भी आ जाएंगे, जिनके अंदर 80 वाले हैं वो भी आ जाएंगे, मोर देन 80 वाले हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या है ना कॉम्प्रिहेंसिव टेबल ही मैं आपको शो कर देता हूँ, तो उससे क्या है ना कि ठीक है अपन को बार बार अलग अलग स्लैब रेट्स नहीं देखनी रहेगी। ठीक है, तो अपन वो वाली चालू करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ कि है ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी मैंने बनाई तो थी, अभी 2-4 दिन पहले ही बनाई थी मैंने। ठीक है, तो मैं देखता हूँ बन रही कि नहीं मिल रही कि नहीं मिल रही है, और अगर नहीं भी मिलेगी तो मैं आपके लिए फिर बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना यार। ठीक है, तुम भी पढ़ोगे, तुम भी क्या याद रखोगे, सर ने क्या एकदम एक ही साथ में झटका दे दिया। ओके गाइस, तो अपन फाइनेंस एक्ट की रेट्स पढ़ रहे थे, तो अपन पढ़ रहे हैं पहले जो टैक्स रेट्स पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। ठीक है, एओपी बीओआई एक ही चीज है ना। ठीक है, मतलब उसको एक ही कंसिडर करना आप। तो अपन 4 पर्सन की अपन स्लैब रेट देखने वाले हैं फाइनेंस एक्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से, फाइनेंस एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट के हिसाब से अपन देखने वाले हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी की अपन रेट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेट्स दे रखी है कि अगर 2.5 लाख तक है तो नील है। ठीक है, 2.5 लाख से अगर 5 लाख है तो 5% टैक्स रेट है। ठीक है, 5% दे रखी है। 5 लाख से 10 लाख है तो 20% टैक्स रेट है, और अगर मोर देन 10 लाख है तो 30% टैक्स रेट है। ठीक है, पर अगर सर कोई इंडिविजुअल, ठीक है, अभी जो अपन ने देखा है ये किसके केस में था, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, है ना, ये सबके केस में ये वाली थी। अब ये जो अपन देख रहे हैं, कोई इंसान अगर 60 साल से 80 साल तक का है,
तो वो सिर्फ इंसान के केस में, क्योंकि एज जो होती है ना वो इंसान की होती है ना, HUF BY AJP इनकी एज नहीं होती है, ठीक है। तो साल दर साल इनका ही बर्थडे बर्थडे मनाते हैं। तो अगर किसी इंसान की इनकम अगर 60 से 80 है तो 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 5 लाख की इनकम पे 5% टैक्स लगेगा, और अगर 5 लाख से 10 लाख है तो वही 20% टैक्स लगेगा, और अगर मोर देन 10 लाख है तो 30% टैक्स लगेगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी गोइंग जा रहा है, ठीक है। अगर कोई इंसान अगर 80 से ज्यादा का हुआ, यानी बहुत ज्यादा बूढ़ा हुआ, तो क्या करेंगे? अगर उसकी इनकम बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ा हुआ, तो 5 लाख तक की इनकम पे हम कोई टैक्स नहीं मांगते हैं, ठीक है। और अगर मोर देन 5 लाख है, अप टू 10 लाख है, तो अपन 20% टैक्स मांगेंगे उनसे, और अगर अबाउट 10 लाख से 30% टैक्स मांगेंगे, ठीक है सर। अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका कुछ कोई कॉम्प्रिहेंसिव टाइप कुछ है क्या, कि ठीक है अपन को इतना इतनी ऐसे टेबलों में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन एक ही जगह सारी स्लैब देख लें, अपन को 3 अलग अलग रेट्स देखने के लिए जाना नहीं पड़े, एक एक ही टेबल के अंदर सारी रेट्स कहीं आ जाए, ऐसा कुछ तो मैंने अपने हिसाब से बनाया था, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि आपके लिए रिलेवेंट है तो आप भी कहीं पे इसको ड्रॉ कर लेना, ताकि क्या है ना कि एकदम स्लैब पढ़नी हो तब ऐसे दिक्कत नहीं आए। वैसे तो क्या है ना, स्लैब सबको याद हो जाती है, ऐसे कोई टिपिकल नहीं है। फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं यार मैं कहीं दीवार विवार पे आके शॉर्ट नोट में बना लूँ कहीं पे, तो आप मेरा वाला कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आप पे कॉपीराइट भी नहीं मारने वाला, ठीक है। तो अपन स्प्रेडशीट मैंने चालू करी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है ना कि देखो मैंने बनाई है ये इंडिविजुअल HUF AOP BY AJP, ठीक है, ठीक है। पर और उसके अंदर क्या है ना, मैंने एज और इनकम के हिसाब से बनाया है ना। तो जैसे कि अगर आप देखोगे, आप क्या देखोगे, आप देख पा रहे हो कि ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा कर्सर दिख रहा होगा। एक्चुअली जो क्या है ना, एज जो है, एज के सामने मैंने देख रखा है एक तो अप टू 60, फिर 60 टू 80, और फिर 80 प्लस है ना, 80 प्लस है, 18 प्लस नहीं है, 80 प्लस है ना। मतलब क्या है ना कि एज अगर 60 तक है, 60 तक है यानी कि 59, ठीक है, 59 और लगभग 11 महीने, 29 दिन, 30 दिन जो भी लगते हैं, है ना। जस्ट 60 से एक पहले वाला, फिर 60 अगर जिसकी एज हो चुकी है, ठीक है, और 80 तक है, तो वो बीच वाली स्लिप में जाएंगे, और जिनकी एज 80 हो चुकी है या 80 से ज्यादा है तो वो थर्ड वाले में जाएंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला है अप टू 60 के नीचे जो मैंने आपको दे रखा है ना, ये जो जो अगर मेरा अगर कर्सर दिख पा रहा होगा ना आपको, तो मैं एकदम अच्छे वे में आपको समझा पाऊंगा। पर मुझे नहीं लगता है कि मेरा कर्सर शो हो रहा होगा, तो मतलब मैं आपको समझाता हूँ। कैसे बताऊँ मैं। अब मुझे देखने तो कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, ऐसे टेबल वेबल कुछ करने का, ठीक है, नहीं है ना तो कोई बात नहीं। जैसे ये वाली जो है ना, मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ अभी आपको, है ना। इस वाली लाइन में क्या है देखो, जिसके सामने जो इनकम है ना, उसके सामने अगर मैंने लिख रखा है तो सिर्फ वही वाली टेबल एप्लीकेबल है। जैसे कि ये दोनों एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है अपने लिए, इस वाली रो के लिए, अप टू 60 वाली के लिए, ठीक है। यानी क्या है कि अगर किसी की इनकम 0 से 2.5 लाख है तो नील टैक्स लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% टैक्स लगेगा, 5 लाख से 10 लाख है तो 20% टैक्स लगेगा, और 20 लाख 5 लाख से 10 लाख है तो 20% टैक्स लगेगा, और मोर देन 10 लाख है तो 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। ये स्लैब रेट किसके लिए है? ये इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, AOP के लिए, BOY के लिए, AJP के लिए, ठीक है। पर क्या है ना कि सर कुछ लोग जो बूढ़े हो जाते हैं ना, सीनियर सिटीजन जिनको हम कहते हैं, जिनका बर्थडे मतलब 60 क्रॉस कर लिए हैं, या फिर कोई है ना, क्या है ना कि जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की फर्स्ट डे को, ठीक है, जिस साल उनकी इनकम पे टैक्स लगाना था उसकी फर्स्ट डे को अगर वो 60 के हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट अवेलेबल है ना। ठीक है, इतना डीप में आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो उनके लिए अपन ने क्या किया है, उनको क्या है ना थोड़ा सा रिलीफ दिया है। कितना रिलीफ दिया है कि हम उनको बोलते हैं कि आप है ना, लोगों को जो छोटे बच्चे हैं उनको हम मतलब 60 साल से कम के हैं, उनको हम 2.5 लाख तक इनकम नहीं लगा रहे हैं, इनकम पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं। तो आप है ना आपके 3 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे। तो 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, नील टैक्स है ना। ये देखो 0 से 3 लाख नील, ठीक है। फिर 3 लाख 1 से 5 लाख तक पे 5% टैक्स, फिर 5 लाख से 10 लाख पे 20% टैक्स, और मोर देन 10 लैक्स पे 30% टैक्स, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे मैंने क्या बोला अभी, ठीक है। फिर आ जाते हैं अगर किसी की इनकम किसी की एज 80 प्लस है, ठीक है, मतलब वो तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। तो अब उनके लिए क्या टैक्स रेट है, तो देखो उनके लिए क्या किया अपन ने,
मैंने देखो है ना, इनके लिए क्या है ना 5 लाख तक की छूट दे दी अपन ने, गवर्नमेंट ने, मतलब अपन ने यानी गवर्नमेंट ने 5 लाख तक की छूट देगी, आप 5 लाख तक इनकम मत कमा, इनकम पे टैक्स मत देना, ठीक है। तो मैंने एक और एंट्री शो नहीं करके मैंने क्या है ना इसको थोड़ा सा इधर कॉम्प्रिहेंसिव किया है, 0 से 2.5 लाख तक नील रखा है इनका, ठीक है। फिर जो 2.5 लाख से 5 लाख वाली स्लेब है ना उसमें भी इनका नील रखा है, मतलब अगर ओवरऑल देखोगे तो 0 से लेकर 5 लाख तक 80 साल के लोगों को टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है। फिर जब 5 लाख से 10 लाख पे आएंगे तो 20% टैक्स देना है, और अगर मोर देन 10 lakhs इनकम है इनकी तो 30% टैक्स देना है, ठीक है। तो ये जो 60 वाली जो रो है, ये 60 वाली और ये जो 80 वाली, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। कौन से इंडिविजुअल्स? जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है ना, रेजिडेंट। देखो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? जो कि इंडिया इंडिया के होंगे, है ना, जो इंडिया में रहते होंगे। इंडिया वालों को क्यों छूट दी? देखो हमारे यहाँ क्या है ना, हम काफी धार्मिक लोग हैं, ठीक है। तो धार्मिक लोग इन द सेंस क्या कि धार्मिक लोग है भैया, 60 की उम्र के बाद में सब यार यात्रा वात्रा करने जाते हैं एकदम बिल्कुल, ठीक है। मतलब हर हर सारे धर्म के लोग है ना, सारे मतलब जितनी भी अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं ना, वो अपने अपने ईश्वर के वहां पे घूमने फिरने वगैरह जाते हैं, ठीक है। मतलब धर्म धर्म के हिसाब से जैसे पुण्यात्मा वाला काम करते हैं एकदम बिल्कुल अच्छे से, तो उन पे अपन क्या ही टैक्स लें, ठीक है। तो ये क्या अपने रेजिडेंट इंडिविजुअल वालों को छूट देती है। तो अब तुम ये मत समझना कि यार कोई रशियन बंदा आया था, मतलब एकदम बिल्कुल 80 साल का या 90 साल का रशियन बंदा था, उसने इंडिया से इनकम करी, तो यार उसको तो 5 लाख तक टैक्स नहीं लगाए। नहीं भाई नहीं, ये रशियन वशियन का, जर्मन का इनका भरोसा नहीं है। ये क्या है ना कि ये 90 साल की उम्र में कोकिंग ले सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या पता इसकी उम्र हो रही है 100 साल की, ये बुढ़ा अभी नई शादी करके आ गया, ठीक है। तो इन लोगों पे अपन को कम भरोसा है, तो इनको अपन छूट वूट नहीं देते, अपन छूट अपने वालों को देते हैं। हमको पता है ना कि हमारे यहाँ के लोग काफी धार्मिक लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो ये 60 साल की उम्र के बाद ऐसे क्या है ना फालतू काम नहीं करते, तो इनको पैसों की जरूरत पड़ेगी, इधर उधर घूमने घूमने जाएंगे ना तीर्थ वगैरह पे, ठीक है। अब वहां के लोगों तो क्या है ना, वो उनको उनको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं ना, अगर अब तो वो एकदम बिल्कुल ठक 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 ठक, समझ रहे हो ना, क्लब में चले जाएंगे, तो वो एकदम ले दे तकीला। तो इसलिए क्या है ना कि ये इंडिविजुअल्स अपने यहाँ वालों को छूट है, ये बाहर वालों को छूट नहीं है, ठीक है। तो ये 60 से जो 80 वाली और 80 से ज्यादा वाली, ये इंडियन इंडिविजुअल्स को छूट है, ठीक है। और इंडिविजुअल यानी कि इंसानों को छूट है। अगर आप एओपी बीओआई एजेपी, कोई मतलब नहीं है। ये जो फर्स्ट वाली दिख रही है ना आपको 60 वाली स्लेब, ये जो फर्स्ट वाली स्लेब है, ये है ना, बाकी कोई भी केस हो, अगर एच यू एफ एओपी बीओआई एजेपी है, ईयर देखना ही नहीं है उनमें, उनमें तो यही वाली स्लेब लगेगी। 0 से 2.5 लाख तक निक, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और मोर देन 10 लाख 20%, ठीक है। और 60 से 80 के लिए अपन 0 से 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और मोर देन 10 लाख 30%। और 80 प्लस है तो 0 से 2.5 लाख भी नील है, और 2.5 लाख से 5 लाख भी नील है, और फिर 5 लाख से 10 लाख पे हमेशा 20% ही लगता है, और मोर देन 10 लाख 30% लगता है। मतलब अगर आप देखोगे ना, तो मैंने इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है कि आपको 20 30 एक ही लाइन में मिलेगा, ठीक है। तो आपको खाली बस ये 5% वाला याद रखना है, ठीक है। और वो भी क्या है ना कि ये जो 60 to 80 वाले पर्सन है ना, इनके केस में 0 से 3 लाख तक आता है, इस वजह से दिक्कत आती है। वरना क्या है ना कि ये और अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव कर देता। बट ठीक है, ये इतना भी आपको समझ में आ जाएगा, इतनी टेबल्स आपको याद हो जाएगी। तो इसके बेस पे अब अपन क्या करेंगे, इसके बेस पे अब अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा करेंगे सर? जो इलस्ट्रेशन अपने को दे रखा है, इलस्ट्रेशन दे रखा है इन द सेंस कि अपने को मॉड्यूल्स में इलस्ट्रेशंस दे रखे ना, तो अपन उनको थोड़ा सा यार करते ना यार, तो अपने को समझ में आएगी चीजों की कैसे क्या रहती है, ठीक है। तो अब है ना, मैंने तो आपको टैक्स रेट बता दी है, तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, और 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स है। लेकिन जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आप एक नई चीज देखोगे। नई चीज क्या देखोगे? कि सर है ना 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स ही नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि क्या है ना कि रिबेट मिल जाती है। रिबेट कितनी मिल जाती है सर? रिबेट मिलती है 12,500, ठीक है। मैक्सिमम 12,500, यानी 12,500 की रिबेट होती है 87A के अंदर। तो मैक्सिमम रिबेट 12,500 की होती है। तो या तो 12,500 की रिबेट मिल जाएगी, या फिर जो भी आपका टैक्स बनेगा, ठीक है, अगर कम है तो वो लोअर, या फिर मैक्सिमम 12,500, ठीक है। तो मैं समझ गया हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी ये स्लैब्स थी ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक, ये तो मैंने आपको उस टेबल के अंदर सिखा दी है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर क्लैरिफिकेशन आया था, ये इसलिए आया था कि किसी बंदे की एज जो है, वो फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर को अगर 60 हो रही है या 80 हो रही है, तो अपन उसको है ना प्रीवियस ईयर में 60 और 80 काउंट करके चलेंगे, ठीक है।
ये 112 है, ये जो रेट्स है ये अपन बाद में देखेंगे। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ गए हैं ना, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि अब आपको पता है क्या करना है, कैलकुलेटर चालू करके ही बैठना है। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लो, कॉपी वगैरह निकाल लो। ठीक है, उसके हिसाब से ही अपन बैठेंगे। और दूसरा ये कि अपन को है ना, एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी अपन करेंगे तो अपन को क्या है ना, सेस सेस CESS सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, 4% हमेशा अपन को टैक्स के अंदर ऐड करना है। ठीक है, मतलब इररेस्पेक्टिव कुछ सोचना समझना नहीं है, लास्ट में जाके सेस ऐड करना ही है हमेशा। ठीक है, तो अपन नेवरदलेस अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या है, मिस्टर अर्जुन हैज टोटल इनकम ऑफ ₹16 लाख। ठीक है, तो अब आप है ना कॉपी पेन लेके बैठना, और मतलब कॉपी पेन नहीं भी लो तो कैलकुलेटर तो लेना ही लेना, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको क्या है ना कि एक तो स्पीड बनेगी, क्लैरिटी आएगी। ठीक है, 16 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26, पिछले साल 25-26 में उनकी इनकम थी 16 लाख मिस्टर अर्जुन की, कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट था और हाउस प्रॉपर्टी की थी। कंप्यूट इज टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26 एंड 27। ठीक है, एज्यूमिंग हीज एज इज, ठीक है, मिस्टर अर्जुन सुन के अपन को पता चल गया था कि ये बंदा इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल के केस में अपन को क्या है ना कि 3 एज पता रहती है। ठीक है, अप टू 60, 60 to 80, मोर देन 80, तो अपन उसके हिसाब से टैक्स निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला जो केस है 52 ईयर्स यानी अप टू 60, तो इनके लिए क्या स्लैब एप्लीकेबल होगी, 0 से 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, मोर देन 10 लाख 30%। ठीक है, तो अपन उस हिसाब से टैक्स निकालते हैं। वो 0 से 2.5 लाख तक नील है। नेक्स्ट जो 2.5 लाख से 5 लाख यानी जो 2.5 लाख रुपए हैं उस पर कितना है 5%। ठीक है, यानी कि 12,500 रुपए। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख है यानी कि जो 5 लाख रुपए हैं उस पर आप निकालोगे कितना 20%, जो कि निकलेगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, जो कि देखो यहाँ पे भी शो हो रहा है, 2.5 लाख तक नील है और 2.5 लाख से 5 लाख जो कि 2.5 लाख रुपए बनते हैं अपने, उस पर 5% लगाएंगे तो अपने कितने आ जाएंगे 12,500 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, फिर जो 5 लाख से 10 लाख है तो मतलब टोटल 5 लाख रुपीज आएंगे, उस पर अपन 20% टैक्स लगाएंगे जो कि 1 लाख रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, और जो बैलेंस बचा है, ठीक है, 10 लाख के ऊपर कितना है 16 लाख है, तो 16 लाख में से 10 लाख तक तो अपन ने कर लिया इंक्लूड। अब जो बचे हुए 6 लाख रुपए हैं उन 6 लाख पे अपन कितना लगाएंगे 30% टैक्स लगाएंगे जो कि बनेगा 1,80,000। ठीक है, तो 16 लाख में से अपन माइनस कर देंगे 10 लाख, तो वो जो 6 लाख बचेगा उस पर 30% टैक्स लगाएंगे तो कितना बनेगा 1,80,000। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे जीटी से। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ आपको कैलकुलेटर तो अच्छे चलाना होगा, आता होगा, है ना। जीटी से जैसे ऐड किया तो कितना निकल के आ गया 292,500। ठीक है, तो अपना भी 292,500 आ गया यहाँ पे। उसमें अपन क्या कर देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी तक अपन ने कोई सरचार्ज वर्चार्ज नहीं पढ़ा है, तो अभी अपने लिए जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही समझना, उससे ज्यादा आगे मत भागना अभी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें 4% और ऐड कर देंगे तो अपना आ जाएगा 3,04,200। ठीक है, तो 3,04,200 मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनकी इनकम 52 ईयर्स है तो अपन आराम से टैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ सर इतना समझ में आ गया, और क्या चाहिए जिंदगी में, मतलब इतना इतना ज्यादा समझ में आ जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, इतना काफी होता है समझने के लिए। अब अपन क्या करेंगे कि अब जब अपने एसएससी की एज 52 ईयर्स थी तब अपन ने निकालना सीख लिया है कि 0 से 5 लाख वाली अपन ने 0 से 2.5 लाख वाली स्लेब अपन ने लगा ली है ना, मतलब 2,50,000 वाली। अब जो बी वाला ऑप्शन है उसमें एज कितनी है 64 ईयर्स है। 64 ईयर्स है मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब अपने को स्लैब चेंज करनी पड़ेगी। स्लैब चेंज करनी पड़ेगी इन द सेंस कि ये इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल में हमारे पास 3 क्राइटेरिया रहते हैं, अप टू 60, 60 to 80 और अबव 80। अब जो 64 एज है वो है ना 60 से 80 के अंदर आ रही है, तो यानी यहाँ पे जो स्लैब लगेगी 0 से 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20% और मोर देन 10 लाख पे 30%। ठीक है, तो अपन उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, अब अपन इनकम टैक्स निकालेंगे और जो भी टैक्स निकलेगा उस पर अपन 4% शेष अपन ऐड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 3 लाख पे तो क्या है नील 0%, तो वो आएगा 0, है ना। ठीक है, मतलब आप लिखो आगे या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 लाख से 5 लाख यानी कि जो 2 लाख रुपीस है, 3 लाख से 5 लाख यानी कि जो 2 लाख का अमाउंट है उस पर कितना लगेगा 5% यानी कि 10,000 रुपीज। ठीक है सर, इतना आ गया। फिर जो 5 लाख से 10 लाख है उस पर लगेगा 20% यानी कि जो
5 लाख से 10 लाख रुपए हैं, 5 लाख से जो 10 लाख का पोर्शन है 5 लाख वाला, उस पर कितना लगेगा 20%, जो कि आएगा 1 लाख। ठीक है। और फिर जो अबो 10 लैक्स हैं, 10 लैक्स अबो 10 लैक्स कितने हैं, जो 16 लाख में से 10 लाख माइनस कर दें यानी 6 लाख रुपीज है। ठीक है, तो उस पर कितना लगेगा 30%, 1,80,000 आ जाएगा वो। जब अपन इन तीनों को ऐड कर देंगे जीडी के थ्रू तो 2,90,000 आ जाएगा। आ गया सर 2,90,000। इसमें अपन क्या करेंगे, 2,90,000 अपना आंसर नहीं है, आंसर हमेशा गलत हो जाएगा अगर आप है ना सेस ऐड नहीं करोगे। तो आपको हमेशा 4% सेस ऐड करना ही करना है। ठीक है, आंखें बंद करके करना है ये तो 4% सेस ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3,100, 3,01,600। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। फिर ना अगर एसएससी की एज अपनी कितनी है 83 ईयर्स है, 83 ईयर्स मतलब लास्ट से लास्ट वाला, यानी कि 0 से 2.5 लाख तक भी नील था और 2.5 लाख से 5 लाख तक भी नील था, यानी कि टोटल मिला के अगर ओवरऑल बोलूं तो 2.5 लाख 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स ही नहीं है। जो 80 साल के बुढ़े हैं उन पे 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। तो नेक्स्ट 5 लाख से जो 10 लाख है उस पर लगता है 20%। ठीक है, तो 5 लाख से 10 लाख यानी कि 5 लाख उस पर लगेगा 20%। ठीक है, और जो बचा हुआ अमाउंट है रेस्ट अमाउंट यानी जो 6 लाख रुपीज है उस पर लगेगा 30%। ठीक है, उसको जीटी करेंगे तो 2,80,000 आ जाएगा। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। 5 लाख तक नील रखा, ये 5 लाख पे 20% लग गया और ये बचे हुए 6 लाख पे 30% लग गया, तो ये 1 लाख, ये 1,80,000, तो टोटल आ गया 2,80,000। ठीक है, फिर इस पे अपन क्या करेंगे 4% से सेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,91,200। ठीक है सर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आंखें बंद करके। ठीक है, और मतलब एक बार अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो आपको क्या होना है, फाइनेंस एक्ट की थोड़ी जो रेट है वो दिमाग में रह जाएगी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। ठीक है, इसके आगे अपन देखेंगे, इसके आगे अपन देखते हैं आगे क्या दे रखा है। सरचार्ज का कॉन्सेप्ट दे रखा है। ठीक है, तो सरचार्ज का कॉन्सेप्ट जो दे रखा है काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर इसको देखो आपको समझ में आएगा नहीं, जहां तक मुझे लगता है, तो मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं है ना इसमें से थोड़ा सा क्या है ना वेरिएशन कर देता हूँ। मैं है ना इसके लिए भी आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बना देता हूँ, या फिर ठीक है मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। ठीक है, इसी में मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, 0 से 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं होता है ना, 0 से 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं होता। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक 10% का सरचार्ज होता है। ठीक है, फिर 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15% का सरचार्ज होता है। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक होता है 25% का सरचार्ज होता है। और मोर देन 5 करोड़ कितना होता है 37% सरचार्ज होता है। ठीक है, तो मतलब मेरे को लगता है कि मुझे इसके लिए टेबल बनाई देनी चाहिए तो वही सही रहेगा। क्योंकि क्या है ना कि वरना बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा इन द सेंस कि ठीक है समझ में नहीं आएगी मैं टोटल इनकम। ठीक है, मैं वही करता हूँ, मैं आपके लिए ना एक्चुअली मैं टेबल बनाता हूँ पहले और फिर मैं इसको रिकॉर्ड मारता हूँ।
ओके ठीक है, तो सरचार्ज की रेट्स मैंने लिख दी है, ठीक है, तो अपन उसी से देख लेते हैं सरचार्ज क्या रहेगा। तो अपन वापस वही कि अपन इंडिविजुअल एच एफ एओपी बीओआई एजेपी की बात कर रहे हैं अभी तक, है ना। अभी तक अपन इनकी टैक्स रेट देखी अपन ने, तो अभी अपन इनका ही सरचार्ज देख रहे हैं फाइनेंस एक्ट के हिसाब से। अगर किसी भी इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी बीओआई एजेपी के केस में अगर उनकी टोटल इनकम 0 से 50 लाख तक है, ठीक है, तो उन पर जो सरचार्ज की रेट लगेगी वो लगेगी नील, मतलब उन पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगी। 50 लाख तक तो तुम गरीब इंसान हो, कोई मतलब नहीं है, इतना पे टैक्स नहीं लगाते हम, ठीक है। सरचार्ज अमीरों का टैक्स है, अमीरों पे लगता है, ठीक है। तो अगर किसी की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है, ठीक है, तो उस पर कितना टैक्स लगाएंगे अपन, उस पर 10% का टैक्स लगाएंगे। अच्छा, 10% का टैक्स किस पे लगेगा, वो जो टैक्स उसका निकल के आया है उस पर अपन 10% और जोड़ देंगे, ठीक है। टैक्स पे लगता है ये सरचार्ज, है ना, जो भी टैक्स का अमाउंट निकला है ये बिफोर सेस, सेस को ऐड करने से पहले लगता है सरचार्ज, है ना। सेस हमेशा लास्ट ही लास्ट में लगता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात को, कि सेस अपन सबसे लास्ट में जोड़ेंगे। सेस से पहले जो भी अपना टैक्स का अमाउंट आया है, टैक्स की लाइबिलिटी बनी है, उस पर अपन पहले सरचार्ज ऐड करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर सेस जोड़ेंगे, ठीक है। उसका भी अपन अभी क्वेश्चन देख लेंगे तो और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो 0 से 5 लाख, 0 से 50 लाख तक नील है, कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ तक है 10%, ठीक है। फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है 15%, फिर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है 25%, और अबव 5 करोड़ है 37%। मतलब फिर से मेरे साथ वापिस एक दोहरा लो, ठीक है, और ये कहीं पे लिख लेना, आपको क्लैरिटी रहेगी अच्छे से। और वैसे अगर आपने किसी से क्लासेस वगैरह ली होगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लिखा होगा, बट फिर भी क्या है ना कि आप लिखोगे तो माइंड में चला जाएगा अच्छे से। तो 0 से 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं होता है, नील होता है। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% होता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% होता है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% होता है। और अबव अबव 5 करोड़ होता है 37% होता है, ठीक है। पर इसमें क्या है ना, कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है कि ये जो सरचार्ज है ना, ये है ना नॉर्मल इनकम पे लगता है। अब क्या है ना, कुछ अपने पास स्पेशल इनकम होती है, तो उन स्पेशल इनकम पे भी क्या सर सरचार्ज लगाना है क्या, तो उन पे सरचार्ज तो लगाना है, लेकिन क्या है ना कि उन पे क्या मैक्सिमम सरचार्ज की रेट नहीं लगती। तो सर फिर उस पे कैसे क्या अपन समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं खाली आपको बता रहा हूँ ना, देखो इधर इधर देख लो, अब इधर इधर हेलो, है ना, ठीक है, हेलो मेरी तरफ आना। मैं आपको बता भी दूंगा वो सारी चीजें कि इस पे क्या है ना कि ये डिविडेंड की इनकम है, ये 112A की इनकम है, इन पे ये क्या है ना कि इतना सरचार्ज लगता है, इतना नहीं लगता है, ठीक है। मैं आपको सारी गणित समझा दूंगा अच्छे से, लेकिन ये आपके एग्जाम में कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में काम का नहीं है ना, तो क्या मतलब इतनी माथाफोड़ी करके, कोई मतलब नहीं है। तो जब जो चीज़ एग्जाम में काम की नहीं है वो अपने को फालतू, अपने को इतनी ध्यान भी नहीं देनी है। तो अपन क्या है ना कि उड़ाओ उसको अभी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अपन समझा नहीं सकते या अपन को समझ में नहीं आएगा, अपन समझा भी सकते हैं, अपन को समझ में भी आ जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना यार, वो बे मतलब का टाइम खाएगा अपना, ठीक है। तो अपन क्या है ना कि वो फालतू की गणित अपन छोड़ रहे हैं। बस अपने को ये याद रखना है कि अगर 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 क्या है ना, एक मिनट मैं बताता हूँ। अगर इफ टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम जो अपनी एक्सीड होती है अगर 2 करोड़ से, है ना, अगर 2 करोड़ से एक्सीड होती है और 5 करोड़ तक रहती है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, या तो कैपिटल गेन की वजह से हो रहा है या डिविडेंड इनकम की वजह से हो रहा है, तो जो सरचार्ज की जो रेट होगी, मैक्सिमम रेट जो भी अपने पास एप्लीकेबल होगी, अगर टोटल इनकम एक्सीड हो रही है 2 करोड़ से और अप टू 5 करोड़ जा रही है उस उन इनकम की वजह से, तो अपन पे है ना सरचार्ज की रेट मैक्सिमम 15% रहेगी उन इनकम की वजह से। और जो टोटल इनकम एक्सीड हुई है 5 करोड़ से, तो 25%, यानी क्या है ना कि जो मैक्सिमम सरचार्ज की रेट है ना 37%। अगर उन इनकम की वजह से इनकम बढ़ रही है, कौन सी इनकम की वजह से, कैपिटल गेन की इनकम या डिविडेंड की इनकम, उन दोनों की वजह से अगर बढ़ रही है, तो 37 की बजाय अपन 25 लगाएंगे और 25 की जगह पे अपन 15 लगाएंगे, ठीक है। मोटा मोटी इतना समझा देता हूँ, इतना काफी आपके समझने के लिए, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, एग्जाम में आएगा ही नहीं, माथाफोड़ी करनी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़ के क्या करेंगे सर, अपन अपन आगे बढ़ के अपन ना अब क्वेश्चंस देखते हैं। और कहाँ चले गए अपन, ठीक है, पहले तो इधर आओ, और ये लो, ठीक है। तो अपन है ना, अपन अपन को क्वेश्चंस देखने हैं, तो अपन नीचे आते हैं। ठीक है, अपन जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना वो देखना आप, ये जो 80C है ना शिफ्ट आउट कर रहा है 115 BSC से, ठीक है। अगर
फाइनेंस एक्ट का क्वेश्चन है तभी फाइनेंस एक्ट लगाना है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो डिफॉल्ट रीजन है अपना वो क्या है 115 बीएससी। अगर एसएससी ने कुछ नहीं बताया, ठीक है, या क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो अपन क्या फॉलो करेंगे 115 बीएससी, ठीक है। पर सर 115 बीएससी के अंदर क्या है अभी अपन ने नहीं पढ़ा, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बोले कि मैं शिफ्ट आउट कर रहे हैं, ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट आउट ऑप्ट आउट ऐसा कुछ वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि वो फाइनेंस एक्ट को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है सर, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन आते हैं सरचार्ज कब लगाना है, ठीक है। तो सरचार्ज कैसे लगता है ये तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। ये खाली ये अपन इतना ही पोर्शन देखेंगे क्वेश्चन का, उसमें आपको मैं खाली सरचार्ज लगाना सीखूंगा। उसके बाद में आपको कोई कुछ एक चीज बताऊंगा, ठीक है, कि अगर किसी की इनकम 51 लेके, तो अभी अपन ने देखा है, क्या देखा सर, कि सर अपन ने देखा है कि अगर किसी की इनकम 50 लाख तक है तो नील है, और 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो उस पर सरचार्ज लग जाएगा 10%। यानी कि सर अपन 50 लाख पे पहले तो टैक्स निकाल लेते हैं, तो ये अगर कोई भी इंडिविजुअल रहा होगा, अगर इसकी एज नहीं दे रखी है तो अपन मान के चलेंगे 60 साल से कम का होगा, ठीक है। तो वही 0 से 2.5 लाख तक नील टैक्स रेट है, 2.5 लाख से 5 लाख यानी 2.5 लाख पे 5%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर 5 लाख से 10 लाख यानी कि जो बच्चा नेक्स्ट 5 लाख है उस पर कितना लगेगा 20%, ठीक है। और मोर देन 10 लाख यानी कि 51 लाख में से 10 लाख माइनस कर देते हैं तो 41 लाख रुपीज बच जाते हैं, तो 41 लाख पे कितने हैं 30%, ठीक है। तो 12,30,000, तो ओवरऑल कितना बन गया है ये 13,42,500 का टैक्स बन गया है इनका, ठीक है सर, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। फिर इस पे अपन क्या करेंगे कि इनकी इनकम जो है वो 50 लाख को क्रॉस कर गई है, तो अब इन पे सरचार्ज लगेगा 10% का। तो 10% का सरचार्ज कहाँ पे लगाएंगे, तो 10% का सरचार्ज जो अपन लगाएंगे वो जो अपना ये जो टैक्स निकाला है ना अपन ने, ये जो टैक्स निकाला है, ठीक है, आपके इसमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है शो हो रहा है। तो ये जो 10% का टैक्स निकाला है इसमें अपन क्या कर देंगे 10% का सरचार्ज ऐड कर देंगे, तो वही 13,42,500 का 10% कितना बैठेगा 1,34,250 रुपीज, हाँ 1,34,250 रुपीज, ठीक है। तो वो ऐड कर देंगे 10% अपन, तो अपना आंसर आ जाएगा 14,76,750 रुपीज। इसमें कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये आप करोगे तो आपको आ जाएगा अच्छे से। अब जब अपन सरचार्ज पढ़ते हैं तो अपने पास एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। क्या आता है मार्जिनल रिलीफ, वापिस अच्छे से सुनना, क्या आता है मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्यों आया सर, एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी इनकम जिस हिसाब से बड़ी होती है ना, उस हिसाब से क्या है ना कि टैक्स नहीं बढ़ा होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, मतलब ये है कि इनकम तो बढ़ी है इतनी सी और टैक्स बढ़ गया इतना, ठीक है। तो इसका क्या कहना चाह रहा हूँ सर, क्या मतलब क्या निकाले सर हम, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप कभी कभी ऐसा होगा कि आपने क्या है ना कि चिल्लर कमाई है और आपके नोट जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो कि आपने पैसे। ओके गाइस, तो वापस अपन को स्टार्ट करना पड़ेगा वो मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, मैं 50 लाख वाली जो भी थी स्लैब अपनी यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया था बट वो स्क्रीन पे क्या है कि अभी मैं भूल गया कि स्क्रीन पे मेरा फोटो शो हो रहा है, और मैंने क्या है ना पूरा पूरा टीच कर दिया उसको। तो कोई बात नहीं, अपन उसको वापस से पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इजी 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 पीजी है यार, इतना कोई खास है नहीं है मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट, मतलब आ जाए तो अच्छी बात है ना, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ओके, तो अपन यहाँ पे है ना, ठीक है। तो मान लो कि किसी की इनकम क्या हो रही है, मार्जिनल रिलीफ अपन इसलिए पढ़ते हैं कि किसी की इनकम उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी जिस प्रोपोर्शन में टैक्स बढ़ गया, मतलब टैक्स तो बढ़ गया ज़्यादा पर इनकम बढ़ी है कम, ठीक है। तो कभी कभी इंसान क्या बोलेगा कि इससे अच्छा तो मेरी इनकम ही नहीं बढ़ती इतनी, इससे अच्छा तो मैं कमाता ही नहीं, इतने पैसे ही नहीं कमाता। तो उस केस में क्या होता है, बंदा क्या करता है कि वो बिल्कुल ये चाहता है कि यार ये फालतू के ये 1 आध लाख रुपए कमाए, इस चक्कर में मेरे इतना टैक्स बन गया, ये 1 लाख रुपए कमाता ही नहीं। तो गवर्नमेंट बोलते है ठीक है अच्छी बात है, ये बोल रहे हो ना आपकी ये फालतू के पैसे कमाता ही नहीं तो ये फालतू के पैसे मुझे दे दो, मतलब ये जो ऊपर की कमाई लग रही है ना आपको कि इतने ऊपर के 1 आध लाख रुपए कमाता ही नहीं, तो ये 1 आध लाख रुपए सीधे सीधे ही मुझे दे दो, तो मैं आपको उस पर टैक्स ही नहीं मांगूंगा उस पर। तो वो कैसे होता है, तो वो अभी अपन देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। कंप्यूट द टोटल इनकम
ठीक है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अर्पित, ठीक है, जिनकी इनकम है 51 लाख, ठीक है। तो 51 लाख पे अपन ने टैक्स निकाला ही है, तो 51 लाख पे अगर अपन टैक्स निकालते हैं तो अपना टैक्स कितना बनता है 14,76,750 कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर अपन देखें तो इनकी जो इनकम है 51 लाख है, वो है ना बिल्कुल 50 लाख से 1 लाख रुपीज ज्यादा हुई है, ठीक है। तो 50 लाख तक तो कोई सरचार्ज लगता ही नहीं है। तो एक बार अपन क्या करते हैं 50 लाख पे टैक्स निकालते हैं। तो 50 लाख पे अगर अपन टैक्स निकालेंगे तो देखो 10 लाख तक तो टैक्स निकलता है 1,12,500, ठीक है। आप निकाल के देख लेना, 2.5 लाख से 5 लाख ये 12,500, और 5 लाख से 10 लाख 1 लाख रुपए, यानी इन दोनों का टोटल करेंगे तो 1,12,500। मतलब 10 लाख तक की इनकम पे तो लगता है 1,12,500, और जो ऊपर की है मतलब बाकी के बचे हुए 40 लाख, इस पे 30% लगाएंगे तो ये बनेगा कुछ 12 लाख रुपीज, ठीक है। तो 12 लाख प्लस 1,12,500, तो टोटल हो जाएगा 13,12,500 रुपीज। यानी कि अगर इस बंदे की इनकम 51 लाख ना होकर अगर 50 लाख ही होती तो इस पे कितना टैक्स बनाते अपन 13,12,500, ठीक है। अब तुम ही देखो ना यार कि इस बंदे की इनकम बढ़ी है सिर्फ 1 लाख से, और इसका टैक्स बढ़ गया है लगभग लगभग 2 लाख, मतलब 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से बढ़ गया। तो अब क्या किया जाए, तो ये बोलेगा ना कि यार 1.5 लाख का टैक्स बन गया इस 1 लाख की इनकम के चक्कर में, इससे अच्छा 1 लाख की इनकम नहीं होती। तो ये 1 लाख की इनकम होती नहीं, तो गवर्नमेंट बोलती ठीक है, तो यही मानो 1 लाख की इनकम हुई नहीं है, ये 1 लाख सीधे के सीधे हमको दे दो। तो अगर अपन सीधे के सीधे गवर्नमेंट को दे देंगे तो एक तो अपन ये टैक्स का पैसा दे देंगे गवर्नमेंट को, साथ में ये जो एक्स्ट्रा इनकम अपन ने कमाई है एडिशनल वाली 50 लाख से ऊपर 1 लाख, ये भी दे देंगे। तो अपन ने गवर्नमेंट को कितने दे दे 14,12,500, ठीक है। अगर अपन टैक्स जो बन रहा है वो देते तो कितना देते 14,76,750, पर अभी अपन ने पेमेंट गवर्नमेंट को दिया कितना है 14,12,500। तो कितने पैसे बचा है 14,76,750। तो अपन ने कुछ 64,250 रुपीज बचा दिए है ना। ये जो पैसे बचे हैं ना इसी को अपन क्या बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। यही होती है अपनी मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। और अपनी टैक्स लाइबिलिटी क्या बनेगी, तो ये जो अपन गवर्नमेंट को पैसा देंगे ना 14,12,500, इसमें अपन को कंपल्सरीली हमेशा लास्ट में 4% सेस ऐड करना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे 14,12,500 में 4% ऐड कर देंगे तो अपना आ जाएगा 14,69,000, जो कि ये अमाउंट बनता है, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको मॉड्यूल से भी अच्छे से समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक है। ये 115 बीएससी का क्वेश्चन है, ये अभी अपन बाद में करेंगे जब अपने पास आएगा। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या अच्छा है कि इसकी जो इनकम है ना ये 2 लाख पे चली गई है, 2 करोड़ पे चली गई, 2 करोड़ 1 लाख। वहां पे क्या होती है ना कि अच्छी अच्छी सरचार्ज की रेट आती है, 2 करोड़ 1 लाख पे आते हैं 25% इससे, और 1 करोड़ से 2 करोड़ तक पे आती है 15%, ठीक है। हाँ मेरे को लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक है, 25% और 15% आती है, बराबर बोल रहा हूँ। तो क्या करना है कंप्यूट करनी है टैक्स लाइबिलिटी मिस्टर वरुण की। एक वरुण नाम का बंदा है जिसकी एज है 58, तो ठीक है स्लैब रेट वही 2.5 लाख वाली लगेगी, 2.5 लाख से 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, और अबाउट 10 लाख। हेलो एक मिनट। अच्छा तो ओके अपने कि अगर इनकम अपनी हो गई है 2 करोड़ 1 लाख रुपीज, ठीक है। मतलब भाई साहब अपन तो क्या है ना कि बहुत बहुत बड़े भयंकर वाले यार खिलाड़ी, अपन अपन क्या है, कम पढ़ दें क्या, 2-2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो अपन 2 करोड़ रुपए कमाते थे तो अपन ने थोड़ा और एफर्ट मारा, 2 करोड़ 1 लाख रुपए कमा लिए है ना, मतलब हर साल 2-2 करोड़ कमा रहे थे, एक साल थोड़ा और भयंकर तरीके से एफर्ट मार के अपन ने क्या किया कि सैलरी अपन ने इंसेंटिव इंसेंटिव बना बना के 1-8 लाख रुपए और ज़्यादा बनवा लिया, ठीक है। और बनवा लिया, और अब टैक्स की बारी आ गई, ठीक है। तो हर साल अपन टैक्स पे कर रहे थे, अब आ जाओ अपन टैक्स पे कर रहे थे, अपन कर रहे थे 2 करोड़ पे टैक्स पे, तो 2 करोड़ पे टैक्स कितना बनता है, ठीक है। इसकी एज भी देखो, इसकी एज ना 58 है, तो 58 के हिसाब से इसका टैक्स कितना बन रहा था 1,12,500, तो था ही सही 10 लाख पे। अभी जो 1,90,00,000 आया इस पे 30% देखेंगे, कुछ 57 लाख का टैक्स अपन बन रहा था। तो 57 लाख प्लस 1,12,500, यानी कि 58,12,500 का अपन टैक्स दे रहे थे। और अपन को पता है कि अपनी इनकम 2 करोड़ तक चली गई है, तो अपन को सरचार्ज भी देना ही पड़ता था। तो अपन क्या करते थे इसमें 15% का सरचार्ज भी ऐड कर देते थे। तो अपन गवर्नमेंट को कितने रुपए देते थे हर साल 66,84,375 रुपीज, ठीक है। पर इस साल अपन ज्यादा बादशाह बन गए, ठीक है। तो
अपन क्या सोचे कि अपन तो यार बहुत और कमाएंगे, अपन तो 2 करोड़ से क्या कम पड़ रहे, 2 करोड़ अपने तो कम पड़ रहे थे अपने, अपन को 1 आध लाख रुपए और कमाएंगे। तो अपन ने क्या किया, 2 करोड़ 1 लाख रुपीज कमाए। तो जैसे अपन ने 2 करोड़ 1 लाख रुपीज कमाए, अब अपना टैक्स बना। अब अपना टैक्स क्या बना, अपना टैक्स बना 10 लाख तक, तो 10 लाख तक रुका, स्टार्टिंग के 10 लाख रुपीज तक तो 1,12,500 जो बनता है वो तो बना ही सही। और जो बाकी का बना यानी 191 लाख पे, 1 करोड़ 91 लाख पे 30% बनता है 57,30,000। ठीक है, ये वाला 57,30,000 प्लस ये 1,12,500 और ऐड कर लेते, 1,12,500 और ऐड किया तो कितना हो गया, टोटल बन गया अपना टैक्स 58,42,500। ठीक है, 58,42,500। अब इस पे अपन को सरचार्ज भी तो देना पड़ता है। तो अपन पहले सरचार्ज दे रहे थे 15%, लेकिन अपनी इनकम क्रॉस कर गई 2 करोड़ को, तो जैसे 2 करोड़ को क्रॉस करते तो अपने को पता है 25% सरचार्ज लगता है। यानी कि 0 से 50 लाख तक नील, 50 लाख से 1 करोड़ तक लगता है 50 लाख से 1 करोड़ तक लगता है 10%, और 1 करोड़ से 2 करोड़ तक लगता है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक लगता है 25%, और अबव 5 करोड़ लगता है 37%। तो अपन कहाँ चले गए भैया, 2 करोड़ से 5 करोड़ वाली स्लैब के अंदर। ठीक है, सरचार्ज वाले में तो 2 करोड़ से 5 करोड़ वाले के अंदर चले गए, तो अपने पे अब लग रहा है 25% सरचार्ज। तो अपन इसमें क्या कर देंगे, ये जो अपना टैक्स अमाउंट आया इसके अंदर 25% अपन सरचार्ज ऐड कर देंगे, तो अपना टैक्स बन जाता है अब 73,03,3,125। ये अपना टैक्स बन गया। हाँ, क्या बात है। और अपन हर बार इतना दे रहे थे। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई है, ये 1 लाख रुपए ज्यादा कमाने के चक्कर में हम अपना टैक्स 66 लाख से सीधे 73 लाख पहुंच गया। कर दी बकचोदी, और बनो, और कमाओ, और कमाओ 1 आध लाख रुपए ज्यादा। ऐसी की तैसी कर दी। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब अपने वापिस वही आ गया दिमाग में कि अरे यार ये 1 लाख कमाने के चक्कर में डुक्का लगा लिया अपन ने 4-5 लाख का। कितने का हो गया देखो, 66 से 73, मतलब 66 से 76 यानी 7 लाख लगभग, मोटा मोटी 7 लाख, 6 से 7 लाख का डुक्का पड़ा, डुक्का मार दिया आपको, डुक्का लग गया आपने। तो अपन क्या हो रहा है, अरे इसकी माँ का, इसकी तो नहीं 1 लाख इससे अच्छा तो कमाए नहीं होते। तो गवर्नमेंट वही बोलती है, यही मान लो नहीं कमाए हमको दे दो सीधे सीधे। तो अपन क्या करेंगे कि अपन बोलेंगे कि ठीक है आप 2 करोड़ पे टैक्स ले लो, 2 करोड़ पे जो टैक्स बनता है 66,84,375 रुपीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो अपन ने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया वो दे देंगे अपन गवर्नमेंट को। अपन टोटल गवर्नमेंट को कितना दे देंगे, 67,87,375 रुपीज। तो यानी कि ये अमाउंट अपन गवर्नमेंट को देने के लिए रेडी है, ये वाला। और अपन को देना कितना था, इतना। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकला है वो क्या निकला है, अपना मार्जिनल रिलीफ। यही डिफरेंस अपना क्या, मार्जिनल रिलीफ। देखो काउंट कर लो, 67,84,375 में से माइनस कर दिया मैंने, और 73,03,125। तो अपना मार्जिनल रिलीफ कितना निकला है, 5,18,750 रुपीज। ठीक है, ये अपना मार्जिनल रिलीफ निकल गया करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पर अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, तो गवर्नमेंट को ये वाला अमाउंट तो देना ही है अपने को, है ना, ये वाला अमाउंट तो देना ही है। साथ में क्या है कि इस वाले अमाउंट के साथ में अपन को 4% सेस भी तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 67,84,375 रुपीज प्लस इसमें कर देंगे 4% का सेस, तो आ जाएगा 70,55,750 रुपीज। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली अपन गवर्नमेंट को इतना पे करेंगे, मार्जिनल रिलीफ अपने को इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो कर लेना। और मैं 100% एश्योर कर रहा हूँ कि अगर आपको ये मार्जिन रिलीफ निकालना आ गया ना, तो आपके 115 बीएससी वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे, क्योंकि उनमें तो और भी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये 115 बीएससी का क्वेश्चन है। और इसके बाद अपन आ जाते हैं, इसके बाद अपन कहाँ आ जाएंगे कि अपन को अपन ना फॉर्म और एलएलपी के केस में देखना है कि फॉर्म, एलएलपी या फिर लोकल अथॉरिटीज होती है तो उनके केस में क्या टैक्स रेट होती है। तो जब भी फॉर्म एलएलपी या लोकल अथॉरिटीज के केस में होती है तो वहाँ पे स्लैब रेट नहीं आती, वहाँ पे आती है फ्लैट रेट। आपने जो भी इनकम कमाई है सीधे 30% जमा कराओ, चलो निकलो। ठीक है, 30% जमा करानी है। ठीक है, उसमें कोई सरचार्ज है क्या सर, तो अगर फर्म, एलएलपी या फिर लोकल अथॉरिटी की जो इनकम है
वो अप टू 1 करोड़ है तो कोई सरचार्ज नहीं है। अगर 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो सीधे 12% अपन सरचार्ज लगा देंगे, ठीक है। जो भी इनका टैक्स निकला है उसमें 12% का सरचार्ज लग जाएगा। और फिर लास्ट में क्या जोड़ते हैं अपन, सेस जोड़ते हैं, तो लास्ट में अपन 4% का सेस जोड़ देंगे। इसके केस में कोई मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा तो हाँ आएगा मार्जिनल रिलीफ, वही सरचार्ज वाले केस में। तो अगर सरचार्ज की वजह से अगर इनकम नहीं बढ़ी है जितनी जितना अपना टैक्स बढ़ गया है, तो वही सरचार्ज में मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा अपने को, ठीक है। और जो मार्जिनल रिलीफ आपको निकालना आता ही है ऑलरेडी, नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। फिर आता है अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या स्लैब है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में बहुत ही घटिया स्लैब है। मतलब घटिया स्लैब तो क्या बोलूँ, मतलब कोई मतलब ही नहीं है स्लैब का। अगर आप 0 से लेकर 10,000 तक कमाते हो तो आपको 10% टैक्स देना है। अगर आप 10,000 से लेकर 20,000 तक कमाते हो तो आपको 20% टैक्स देना है। और 20,000 से ज़्यादा कमाते हो तो आपको 30% टैक्स देना है, ठीक है। तो ये वाली स्लैब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में फिर ये नीचे रामायण नहीं पढ़नी आपको। फिर अपन आ जाते हैं डोमेस्टिक कंपनी के केस में। कंपनी के केस में आ जाते हैं अपन कंपनी केस में। कंपनी में क्या है ना कि दो तरह की कंपनी अपने पास, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में अपने पास दो रेट्स है, ठीक है। अगर कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो 25%, अगर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो 30%, ठीक है। यानी कि सर याद रख लेंगे, अगर टर्नओवर 40 करोड़ से कम है तो 25% टैक्स लगेगा, टर्नओवर मोर देन 40 करोड़ है तो 30% टैक्स लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सर ये टर्नओवर देखना है, ये कब का देखना है, तो टर्नओवर आपको देखना है ना, तो आप जब भी टर्नओवर देखोगे तो आप कब का देखोगे, टर्नओवर ये वाला देखना है आपको, प्रीवियस ईयर 23-24 का। मतलब जब भी आप देख रहे हो वहां से 3 ईयर पीछे का देखना है। प्रीवियस ईयर 23-24 का देखना है, तो 23-24 से 24-25, 25-26, 26-27, ठीक है। तो जिस असेसमेंट ईयर में आप हो वहां से 3 साल पीछे का आपको टर्नओवर देखना है, ठीक है। तो उस टर्नओवर में आप देख लेना, अगर 400 करोड़ से कम है पिछले प्रीवियस ईयर 23-24 का, ये इस असेसमेंट ईयर के लिए बात कर रहा हूँ, 26-27 के लिए, कि अगर असेसमेंट ईयर अपना 26-27 है, ईयर 26-27 है, तो आपको प्रीवियस ईयर 23-24 देखना है। अगर वहाँ का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो 25% ऑफ टोटल इनकम लगेगा, और अगर टर्नओवर ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। एनी अदर केस में वही है, 400 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है सर। इतना तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि कहीं पे भी एक्चुअली वो दे नहीं रखा है, क्या नहीं दे रखा है सर, कि जो इनकम है वो जो दूसरी कंपनीज के केस में, फॉरेन कंपनीज के केस में मुझे कहीं दिख नहीं रही है, ठीक है। अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर आपको भी नहीं मिले सेम मेरी तरह तो कोई लोड वाली बात नहीं है। मैं आपको सीधे बताता हूँ, वहाँ पे लगता है 35% टैक्स लगता है, ठीक है। तो मुझे अभी कहीं दिख नहीं रहा है ये एक्चुअली, ठीक है। तो हाँ मुझे कोई कॉन्सेप्ट दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें भी सेम मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो मार्जिनल रिलीफ कंपनी के केस में क्या है ना कि एक्चुअली इनकी जो वो रहती है, क्या बोलते हैं इसे, सरचार्ज की रेट्स रहती है। वो सरचार्ज की रेट्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये सरचार्ज की रेट इन केस ऑफ अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़। तो मार्जिनल रिलीफ अगर किसी कंपनी के केस में, अगर किसी कंपनी के केस में अप टू 1 करोड़ है तो कोई टैक्स नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के केस में चल रहा है अपना। अप टू 1 करोड़ है तो कोई भी रेट नहीं है सरचार्ज की। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो आपको 7% का टैक्स देना पड़ेगा, और मोर देन 10 करोड़ है तो आपको 12% का देना पड़ेगा, ठीक है। फिर से वापस डिस्कस कर लेते हैं। अप टू 1 करोड़ है नो सरचार्ज, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 7% का सरचार्ज है, और मोर देन 10 करोड़ है तो 12% है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ है और अप टू 10 करोड़ है, ठीक है, ये आप पे सरचार्ज कितना एप्लीकेबल होगा, आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 7%, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे दे रखा है, अगर आपकी इनकम मोर देन 10 करोड़ है, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी के केस में बात कर रहे हैं अभी अपन, तो आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल कितना होगा, 12% का सरचार्ज एप्लीकेबल होगा।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या? तो हाँ याद रखना है, क्योंकि कंपनी का केस है इसलिए याद रखना है। ठीक है, तो वापिस अपन रिवाइंड कर लेते हैं। डोमेस्टिक कंपनी के केस में, डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर अप टू 1 करोड़ है तो कोई सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 7% का सरचार्ज है, और मोर देन 10 करोड़ है तो 12% का सरचार्ज है। ठीक है सर, इतना समझ में आया? इसमें कोई मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो ऑब्वियसली आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपकी इनकम बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा जाती है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 6, कंप्यूट द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू डोमेस्टिक कंपनी एज्यूमिंग दैट द टोटल इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड इज 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख। ठीक है, अब कंपनी के केस में मैंने आपको बताया कि जिस कंपनी की अगर इनकम, जिस कंपनी की अगर इनकम पे टैक्स लगाना है, किसी कंपनी की इनकम पे टैक्स लगाना है तो उसका अपने को टर्नओवर देखना पड़ेगा। तो अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 23-24 में अगर 400 करोड़ से कम है तो 25%, और 400 करोड़ से ज़्यादा है तो 30%। अगर अपन इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जब अपन देखेंगे तो इनका जो ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर है प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर, तो वो 402 करोड़ है, यानी कि यहाँ पे 30% टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, तो इस 1 करोड़ 1 लाख पे 1 करोड़ 1 लाख पर अपन सीधे लगाएंगे 30% का टैक्स। ठीक है, और अपन को पता है कि ये जो इनकम है ये 1 करोड़ से ज़्यादा जा रही है तो इसका मतलब 7% का सरचार्ज भी लग जाएगा। ठीक है, तो अपन 7% का सरचार्ज और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनकी टोटल इनकम, टोटल टैक्स कितना बन जाएगा? 32,42,100। तो अब अपनी नज़रों में अपन को कितना लग रहा है, अपन को कितना देना चाहिए? 32,42,100। ठीक है, पर अगर आप देखो, अगर आप 1 करोड़ पे ही अगर आप टैक्स निकालते हैं तो आपको कितना देना पड़ रहा होता? 30 लाख रुपीज़, सिर्फ आपको 30 लाख रुपीज़ लगता। पर आपकी गलतियों के कारण आपको कितना देना पड़ रहा है? 32,42,100 रुपये। यहाँ आपको 30 लाख ही देना पड़ता। मतलब आपने 1 लाख रुपए कमाए तो आपको 2 लाख 2.5 लाख का टैक्स लग गया ऑलमोस्ट। तो आप यही बोलोगे इससे चाहे 1 लाख रुपए नहीं कमाता, एक लिमिटेड कंपनी भी यही बोलेगी इससे चाहे 1 लाख रुपए नहीं कमाते। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसा ही कि ये 1 लाख रुपए नहीं कमाते तो ये 1 लाख हमको सीधे ही दे दो, तो आप 30 लाख में 1 लाख और ऐड कर दो, तो आप 31 लाख रुपीज गवर्नमेंट को दे दो। लेकिन 31 लाख रुपीज गवर्नमेंट को सीधे दोगेगा तो नहीं, उसमें अपन 4% का सेट कर देंगे। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट को कितने देने? 32,24,000 रुपीज गवर्नमेंट को देने हैं। और साथ ही साथ में क्या है ना कि आपको मार्जिनल रिलीफ कितना मिला? आपने गवर्नमेंट को 31 लाख रुपीज का टैक्स दोगे और आपका टैक्स कितना बन रहा था? 32,42,100 रुपीज। तो आपको मार्जिनल रिलीफ जो मिला है वो मिला है 1,42,100 रुपीज का। ठीक है, ये रह गया, द मार्जिनल रिलीफ इज 1,42,100 रुपीज। एक्चुअली अगर आपने मेरे साथ में ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ही हलवा है यार, मतलब इसमें क्या ही समझाऊं मैं। सेम ये वाला सीनेरियो है, यहाँ पे अगर आपको 12% नहीं लगा के आपको 7% लगाना है। ठीक है, मतलब पहले तो 12% लगा के आप निकालोगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, फिर आपको 7% लगा के पास वाली इनकम पे टैक्स निकालना है 10 करोड़ पे। ठीक है, और जो भी आपका जो बनता है एक्सेस अमाउंट को ऐड करने के बाद में वो आपको मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा, और जो आपका टैक्स एक्चुअली में आप गवर्नमेंट को पे करने वाले हो उसमें 4% आप ऐड कर देना सेस, तो आपको लाइबिलिटी आ जाएगी आपको टोटल गवर्नमेंट को कितना पे करना है। ठीक है, और वही फॉरेन कंपनी के केस में एक्चुअली ये 50% वाली आप मत याद रखना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और फॉरेन कंपनी के केस में ये देखो यहाँ पे दे रखी है कि फॉरेन कंपनी के केस में आपकी कितनी टैक्स रेट हो जाएगी? 35%। तो अब अपन आ जाते हैं ओवरऑल, अपन देख लेते हैं कि अपन ने क्या टैक्स रेट देखी है कंपनीज के केस में। कंपनीज के केस में आती है डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के केस में 2 केस सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, मतलब मैं स्क्रीन बड़ी करके बताता हूँ थोड़ा सा आपको। अपन ने क्या देखा है? अपन ने 2 सिनेरियो देखे हैं। 2 सिनेरियो क्या देखे हैं सर? कि अपन ने देखा है कंपनीज बनती है, कंपनीज के अंदर 2 सिनेरियो बनते हैं, एक बनता है डोमेस्टिक कंपनी का, एक बनता है फॉरेन कंपनी का। डोमेस्टिक कंपनी के अंदर वापस 2 ब्रांचेस निकलती है। एक ब्रांचेस निकलती है 400 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है या 400 करोड़ से कम आपका टर्नओवर है। ठीक है, तो अपन पहले 400 करोड़ से कम वाला देखेंगे, फिर 400 करोड़ से ज़्यादा वाला, फिर इधर फॉरेन कंपनी का देखेंगे। अगर आपका 400 करोड़ से कम टर्नओवर है इन द प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर आपका 400 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आपके ऊपर 25% रेट एप्लीकेबल है। अगर
अगर अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो आप पे लगेगी 30% की टैक्स रेट, और अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आप पे लगेगा 35% की टैक्स रेट। ठीक है, तो अपने कंपनी के केस में भी मैंने आपको सारी की सारी रेट्स बता दी है। ठीक है, और फॉरेन कंपनी के केस में सर सरचार्ज की कोई टैक्स रेट से अलग है क्या? तो ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज की टैक्स रेट अलग से, फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज की क्या टैक्स रेट है? तो अमाउंट तो बिल्कुल सेम है कि अप टू 1 करोड़ कोई टैक्स रेट नहीं है, 1 करोड़ से 10 करोड़ और मोर देन 10 करोड़। तो बस रेट चेंज है कि अगर 1 करोड़ से अगर 10 करोड़ अगर आपकी इनकम रहती है तो आपको सरचार्ज देना है 2%, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है आपकी इनकम तो आपको सरचार्ज देना है 5%। ठीक है, तो आपको फॉरेन कंपनी के केस में थोड़ा सा याद रख लेना कि आपको 1 करोड़ से 10 करोड़ पे 2% है, और मोर देन 10 करोड़ आपके पास है 5%। ठीक है, और डोमेस्टिक कंपनी केस में आपको 7 और 12 मैंने बता ही दिया, 7-12। ठीक है, और इसमें 2-5। ओके, और मस्ट है आपको लास्ट लास्ट में आपको क्या देखना पड़ता है, आपको हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना ही पड़ेगा 4% का। ठीक है, इसमें कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ वही कि 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 2% की रेट है, और मोर देन 10 करोड़ है तो आपके पास 5% की रेट है। ठीक है, और सरचार्ज आपको हमेशा ऑलवेज जोड़ना ही है। ठीक है, और रिबेट 115 बीएससी वाली तो मैं आपको जब पढ़ाऊँ वो 115 बीएससी पढ़ाऊँगा तभी मैं आपको बताऊँगा वो वाली रिबेट। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है ना कि ऑलमोस्ट अपना फाइनेंस सेक्टर अपना खत्म हो जाता है। अब मेरे को आपको जो पढ़ाना है, मेरे मुझे आपको पढ़ाना है अभी 115 बी ए बी ए बी बी एस सी बी ए डी बी ए ई। ठीक है, उसमें भी अपना क्या है ना कि अभी मेरा मेजर मेजर जो फोकस है 115 बी एस सी पे रहेगा। ठीक है, और बाकी की जो भी है या तो वो रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में कराऊंगा, और कहीं पे कोई आता है अच्छे से डिटेल्ड तो मैं आपको यहीं पे करा दूंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना, वो मेरा कंसर्न है। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं वीडियोस को पार्ट्स पार्ट्स में बना रहा हूँ, तो मैं सारे पार्ट्स को एक साथ मर्ज करके आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो मतलब ये लेक्चर ऑब्वियसली होगा ये 2-2.5 घंटे का ऐसा कुछ। तो अगर किसी ने 2-2.5 घंटे का कर लिया ना तो मतलब यूँ आप समझना कि आपने ठीक है बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आपको कोई देखने की जरूरत ही नहीं है वापस। आपका मतलब बिल्कुल ही यूँ समझना कि आपको कोई टीचर डिटेल्ड वे में ही पढ़ाने आ गया था। बस यही है कि मैंने हाथ से क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिए हैं सारे, मतलब जो मैंने किए हैं ना। तो अपन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन अब अपने फाइनेंस सेक्टर वाली सारा कंप्लीट हो गया है अपना। ठीक है, मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ भी समझा दिया है, और मैक्सिमम मार्जिनल रेट भी बता दी है आपको सारी। मैंने आपको सरचार्ज की रेट्स बता दी है, और मैंने आपको सारी रेट्स बता दी है, कंपनीज की रेट बता दी है, मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की बता दी है, फर्म्स एलएलपी और लोकल अथॉरिटीज की बता दी है, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेबी की बता दी है। ठीक है, तो उसके उसके अलावा और कुछ रह जाता ही नहीं है फाइनेंस एक्ट का आपके पास में। ठीक है, तो अब अपने को खाली बस एक रिबेट का कॉन्सेप्ट देखना है। और रिबेट मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस सेक्टर में 5 लाख तक के अगर आपके पास इनकम है तो 12,500 की रिबेट मिलती है, या फिर जो भी आपका टैक्स बनता है लोअर विच एवर इज लोअर मिलती है आपको रिबेट। ठीक है, और अगर 5 लाख से इनकम ज़्यादा चली गई तो कोई मतलब नहीं, फिर रिबेट रिबेट मत रोना। ठीक है, और आप प्रोफेशनल हो। ठीक है, तो आपको तो पता होनी चाहिए कि कंसेशनल रेट्स की रिबेट्स अलग होती है और इधर वाली रिबेट्स अलग होती है फाइनेंशियल एक्ट की, फाइनेंस एक्ट की। तो इन दोनों को है ना आपस में कोरिलेट लिंक विंक करने मत बैठ जाना। ठीक है, तो बाकी लोग समझदार नहीं होते तो उनके केस में अलग है, अपन समझदार लोग हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने पूरा फाइनेंस सेक्टर निपटा लिया है। फाइनेंस सेक्टर में जो भी आता था, अब अपन जो भी पढ़ेंगे वो सारा अपन ने ना इनकम टैक्स के हिसाब से कंसेशनल टैक्स रेट जो 115 बी ए बी ए बी बी एस सी बी ए डी बी ए ई पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी क्या अभी जस्ट इसके पीछे ही आपके लग जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी अभी अपन स्टार्ट करते हैं 115 बी ए से।